कहानी की शुरुआत होती है। हम देखते हैं हमारा हीरो जख्मी पड़ा होता है। वही हम उसके सामने खड़े बहुत सारे नॉवेल्स को भी देखते हैं जिन्होंने उसे जख्मी किया था। यह बंदा भी बोल रहा होता है, तुम काफी नाकारा और कमजोर हो, यहाँ तक कि तुम ढंग से मैजिक भी नहीं कर सकते। वो उसे आखिरी बार अपने मैजिक को करने के लिए बोलता है। हमारा हीरो मैजिक का यूज करते हुए अपनी फायर बॉल से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो नोबल उसे फूंक मारकर ही बुझा देता है और अब वो नोबल अपने फायर मैजिक से हमारे हीरो के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि हमारा हीरो आग में जलने लगता है, वहीं पर मारा जाता है। असल में हमारे हीरो का सपना था कि वो इस दुनिया का सबसे महान मैजिशियन बने। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब हमारे हीरो की आंखें खुलती है, वो अपने आसपास बहुत सारे क्यूट मेट्स को पाता है। हमारे हीरो को तो लग रहा था कि ये सभी मॉन्स्टर्स है। वो उनके ऊपर अपने फायर मैजिक से अटैक कर देता है। हम देखते हैं राज्य के सभी लोग भी काफी खुश थे क्योंकि उनके यहाँ 7 प्रिंस ने जन्म लिया है जिसका नाम लॉयड था। नेक्स्ट में हम इन सभी मेट्स को देखते हैं जो कि लॉयड की पावर को देखकर काफी हैरान थी। और अब कुछ साल बीत जाते हैं। महल के अंदर बहुत सारी मेड प्रिंस लॉयड को ढूंढ रही थी। अब वो सभी मेड वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं खंबे के पीछे से लॉयड बाहर निकलता है। वो उन सभी मेड से भाग रहा था, लेकिन उसके सामने 2 बंदे आ जाते। लॉयड उनसे बोलता है, प्लीज मेरे बारे में उन सभी मेड को ना पता है। जिस पर कि ये बंदा लॉयड से बोलता है कि तुम हमारे साथ हंटिंग पर चलना चाहोगे, लेकिन हम देखते हैं लॉयड उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। ये बंदा बोलता है वो दोबारा से भाग गए। जिस पर कि ये साइड वाला बंदा बोलता है, बस अभी हमारे साथ में प्रिंस है, मेरे हिसाब से ये राजा तो नहीं बनेंगे, हम इनके खास बनने से कोई भी फायदा नहीं है। ये बंदा बोलता है, बेवकूफ हो तुम, प्रिंस लॉयड पैदा होने के कुछ दिनों बाद से ही बोलने लगे थे और बचपन में इन्होंने एबीसीडी की किताब की जगह मैजिक की किताब पढ़ना शुरू कर दिया और ये चीजें कोई आम लोग नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि विलियम बोर्डो प्रिंस लॉयड के रूप में जन्म लेकर आए हैं। उसके साइड पर खड़े बंदे को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। नेक्स्ट में हम प्रिंस लॉयड को देखते हैं। लॉयड को अपने पिछले दुनिया की सारी चीजों के बारे में याद था और प्रिंस लॉयड को यहाँ की कोई भी राजगद्दी नहीं चाहिए। वो तो अपने पुराने तौर तरीकों से ही अपनी जिंदगी को जिएगा और लॉयड की जिंदगी का बस एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा मैजिक की किताबों को पढ़ना और नॉलेज लेना। वो यहाँ की लाइब्रेरी को देखकर काफी हैरान, उसने तो ऐसी किताबों का कलेक्शन आज तक कहीं पर भी नहीं देखा था। लॉयड वहाँ पर काफी खुश था। वो एक किताब को पढ़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक लड़की आ जाती है जिसका नाम शिल्पा है और वो लॉयड की स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर है। नेक्स्ट में हम देखते हैं लॉयड शिल्पा के साथ अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा था, जहाँ पर लॉयड शिल्पा को बताता है इस तलवारबाजी को सीखने का मुझे क्या ही फायदा होगा, क्योंकि मैं राजगद्दी पे थोड़ी ना बैठूंगा। जिस पर शिल्पा उसे बताती है, वैसे भी आप यहाँ के 7 प्रिंस है, तो तलवारबाजी सीखना आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है और मुझे आपको तलवारबाजी सिखाते हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी मुझे आप में कोई भी फर्क नहीं दिख रहा। लॉयड भी समझ जाता है और मैंने इसे कोई भी कारनामा नहीं दिखाया तो ये मुझे शाम तक पकाएगी। उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं लॉयड शिल्पा को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। शिल्पा भी उसकी तारीफ कर दी है, लेकिन असल में लॉयड एक मैजिक स्पेल का यूज कर रहा था जिसका नाम कंट्रोल यूज था, यानी कि वो शिल्पा के हर मूव को कॉपी कर रहा था और ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कि शिल्पा खुद से ही फाइट कर रही हो। उन दोनों की फाइट दोबारा से शुरू हो जाती है। लॉयड भले यहाँ पर उसकी टेक्निक को कॉपी कर रहा था, लेकिन उसके पास शिल्पा जैसा बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था और अब लॉयड थोड़ी सी चीटिंग करते हुए अपनी तलवार का साइज बड़ा कर लेता है और अपनी फिजिकल एबिलिटी को भी बढ़ा लेता है। हम देखते हैं उन दोनों की फाइट दोबारा से शुरू हो जाती है। हम देखते हैं लॉयड के सारे पैतरे यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। लॉयड अपनी फिजिकल एबिलिटीज का यूज करते हुए शिल्पा को चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन शिल्पा उसे समझ जाती है और वो अपनी एक ही अटैक से लॉयड को हरा देती है। हमें पता चलता है कि शिल्पा को लॉयड की सारी चीटिंग पहले ही समझ में आ गई थी। उसे पता था कि लॉयड अपने मैजिक का यूज कर रहा था ताकि वो उसे टक्कर दे सके, लेकिन हम देखते हैं शिल्पा लॉयड की काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है। वो उन्हें बताती है कि आप एक दिन एक अच्छे स्वॉर्डमैन बनेंगे, लेकिन असल बात ये थी लॉयड अपनी 4 स्पेल्स का यूज कर रहा था जिसके बारे में शिल्पा को बिल्कुल भी नहीं पता था। नेक्स्ट में हम देखते हैं लॉयड बहुत सारी मेट के साथ आराम से नहा रहा होता है। वो शिल्पा से बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मैं अकेले नहा सकता हूँ। वो वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन शिल्पा उसे पकड़ लेती है और बोलती है अगर आप यहाँ से चले गए तो मुझे पता है कि आप मैजिक की किताबें पढ़ने में लग जाएंगे। लॉयड बेचारा इन सभी मेट से परेशान था जो कि उसका बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर 2 मेड आती है जो कि लॉयड को बता रही होती है अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो लाइब्रेरी का शैतान आकर आपको परेशान करेगा। और ये बहुत ही पुरानी बात है, जब उस डीमन ने किंगडम में बहुत ही तबाही मचाई थी तब टॉप रैंक के मैजिशियंस ने उसे एक किताब में कैद कर दिया और उस डीमन का नाम था ग्रीमी। और ये वही किताब है जो कि महल के अंडरग्राउंड एरिया में कैद करके रखा गया है, जिस पर शिल्पा बोलती है इस बेतुकी कहानी से प्रिंस लॉयड को बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक मेड आती है जो कि लॉयड से बोल रही थी क्या वो आज रात मेरे साथ सोना पसंद करेंगे, जिस पर की गुस्सा होती है शिल्पा उससे बोलती है प्रिंस की टीचर हूँ इसलिए आज रात लॉयड मेरे साथ सोएगा। वो सभी मेड इस पर काफी फाइट कर रही थी, लेकिन हम देखते हैं लॉयड वहाँ से छिपकर भाग आया था और अब लॉयड को भी उस खुफिया लाइब्रेरी के बारे में पता चल गया था। नेक्स्ट में हम प्रिंस को उस लाइब्रेरी के बाहर देखते हैं जो कि अपनी मैजिक से अपनी प्रेजेंस को छिपा लेते हैं। वही हम उस लाइब्रेरी के बाहर खड़े 2 गार्ड्स को भी देखते हैं और अब वो दोनों गार्ड बोल रहे थे हमारे होते हुए इस लाइब्रेरी के अंदर कोई भी नहीं जा सकता, लेकिन हम देखते हैं प्रिंस लॉयड उन्हें आराम से चकमा देते हुए
हुए लाइब्रेरी के अंदर चले जाते हैं। वो गार्ड बोल रहे थे अगर कोई इस लाइब्रेरी के अंदर चला भी जाता है तो उसे एक सील को तोड़ना होगा जो कि यहाँ के टॉप मैजिशियंस ने बनाई है और ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम देखते हैं लॉयड उस दरवाजे की सील को बहुत ही आराम से तोड़ देता है। वो उस लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है जहाँ पर लॉयड का हमेशा खुश था। वो यहाँ पर 10 साल से रह रहा है लेकिन उसे इस लाइब्रेरी के बारे में आज ही पता चला है। लॉयड काफी खुश था क्योंकि यहाँ पर उसे नई नई मैजिक की किताबें पढ़ने को मिली है। लॉयड वहाँ पर एक किताब को पढ़ रहा था लेकिन तभी वहाँ पर उसे डीमन की आवाज आती है जो कि बोल रहा होता है तुम दरवाजे की सील तोड़कर अंदर आ गए। मैं काफी खुश हुआ। लॉयड पूछता है वैसे तुम हो कौन? ये डीमन बताता है मेरा नाम ग्रीमी है। ग्रीमी लॉयड से ये भी बोलता है तो अब जल्दी से मुझे सील से आजाद कर दो। वैसे भी ये सील टाइम के साथ साथ काफी कमजोर हो रही है। मुझे एक ना एक दिन आजाद तो होना ही है और अगर तुम मुझे आजाद करते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन तभी लॉयड उस डीमन से बोलता है क्या तुमने अभी क्रिएशन मैजिक का यूज किया? वैसे भी ये सोना असली नहीं है ये मिट्टी से बना है। वो डीमन भी इस पर हैरान हो जाता है और अब लॉयड भी डीमन से बोलता है मैं इसी राज्य में पैदा हुआ हूँ यहाँ तक कि मेरी मैजिक की पढ़ाई भी यहीं से हुई तो मैं इस राज्य पर कोई भी खतरा नहीं मंडराने दूंगा और तुम जैसा डीमन का तो बिल्कुल भी नहीं। वो डीमन भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लॉयड को फुसलाने लगता है लेकिन लॉयड कहाँ मानने वाला था। लेकिन तभी वो डीमन बोलता है अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद करते हो मैं तुम्हें एशियन मैजिक सिखाऊंगा। एक ऐसा मैजिक जिसके बारे में कोई भी इंसान नहीं जानता। जिस पर अब लॉयड भी उसकी बात मान लेता है। क्या तुम मुझे एशियन मैजिक सिखा सकते हो? वो डीमन बोलता है हाँ बिल्कुल। ग्रीमी अब लॉयड की बहुत ज्यादा तारीफें करने लगता है। लॉयड भी उसके सील को तोड़ देता है। लॉयड अब ग्रीमी से बोलता है क्या तुम्हें अपना वादा याद है? जिस पर ग्रीमी बोलता है हाँ बिल्कुल। हम देखते हैं ये डीमन अब लॉयड के ऊपर हमला कर देता है। उसे तो लग रहा था कि उसका सिंगल अटैक लॉयड को खत्म करने के लिए काफी है लेकिन हम देखते हैं लॉयड ने अपने बैरियर की मदद से उसके हमले को डॉज कर लिया था। वो डीमन भी इस पर हैरान था। लॉयड भी इस मैजिक को देखकर काफी खुश था। ये मैजिक तो काफी कमाल का है। हम देखते हैं ग्रीमो लॉयड के ऊपर और भी अटैक करने लगता है लेकिन ये सभी अटैक लॉयड की बैरियर के सामने बेकार थे। लॉयड भी इस एशियन मैजिक को देखकर काफी एक्साइटेड था। वो उस मैजिक को अपनी उंगलियों में ले लेता है जिसकी वजह से उसकी उंगली छिल जाती है। लेकिन हम देखते हैं लॉयड को तो अलग ही मजे आ रहे थे। हम देखते हैं अब ग्रीमो एक साथ 2 स्पेल का यूज करता है और लॉयड भी इस चीज को देखकर काफी खुश था। एक साथ 2 स्पेल वैसे मैं आप सभी को बता दूं एक साथ 2 स्पेल को कास्ट करना ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके दोस्त से रहो। लॉयड भी समझ जाता है इस डीमन के पास 2 स्पेल कास्ट करने की एबिलिटी है। हम देखते हैं ग्रीमो के इस अटैक से भी लॉयड की बैरियर को कुछ भी नहीं हुआ था। ग्रीमो भी समझ जाता है कि वो लॉयड को नहीं हरा सकता। वो वहां से भागने लगता है लेकिन कोई दीवार उसे वहीं पर रोक लेती है। हमें पता चलता है कि लॉयड ने इस पूरे कमरे में ही बैरियर बनाया होता है। ग्रीमो भी इस पर हैरान था इस बच्चे ने कहां पर बैरियर बना रखे हैं। हम देखते हैं वो डीमन दोबारा से लॉयड के ऊपर अटैक करने वाला होता है लेकिन लॉयड अब अपने फायर मैजिक का यूज करता है। वो देखना चाहता था कि ये डीमन अपना बचाव कैसे करेगा लेकिन वो डीमन तो सोच रहा था इसका अटैक इतना पावरफुल कैसे है। उस डीमन की चटनी बन जाती है। लॉयड अब उस डीमन के पास आता है। वो पूछता है वो तुमने अपना डिफेंस क्यों नहीं किया? वो डीमन इसे कैसे बताए कि लॉयड ने तो उसे मौका ही नहीं दिया था अपना बचाव करने का। और अब लॉयड अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ की सारी चीजें पहले की तरह वैसे की वैसी कर देता है। ग्रीमोय भी इस पर हैरान था। लॉयड भी अब ग्रीमोय के पास आता है। वो उसे बोलता है डीमन को मैजिक से नहीं मारा जा सकता लेकिन उन्हें इन चीजों से काफी ज्यादा दर्द होता है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितना कुछ सहन कर सकते हो। वो डीमन इस पर डर जाता है। ग्रीमोय भी अब लॉयड से बोलता है मैं आज से ही आपके सारे ऑर्डर्स को मानूंगा यहाँ तक कि मैं आपको आज से अपना मास्टर मानता हूँ। जिस पर कि लॉयड भी मान जाता है। लॉयड अब ग्रीमोय से बोलता है क्या तुम अपने साइज को थोड़ा सा छोटा कर सकते हो? हम देखते हैं ग्रीमोय ने अपने साइज को काफी ज्यादा छोटा कर लिया था और ग्रीमोय का ये प्लान था कि वो लॉयड का बिस्बात जीतने के बाद उसके शरीर पर कब्जा कर लेगा। लॉयड से बोलता है तुम मेरे पॉकेट में आ जाओ। ग्रीमोय उसके जैसे ही पास जाता है वो लॉयड के ऑरा को देखता है। उसकी फट के हाथों में आ जाती है। वो देखता है इसका ऑरा इतना खतरनाक क्यों है, मैं इसे बिल्कुल भी काबू नहीं कर पाऊंगा। हम देखते हैं ग्रीमी वहाँ पर कांपने लगता है और हमसे हम इसे ग्रीम कहकर बुलाएंगे। नेक्स्ट में हम एक प्रिंस को देखते हैं जो कि तैयार होकर लॉयड के कमरे में ही आ रहा था। हम देखते हैं लॉयड अभी भी मैजिक की किताबों को पढ़ रहा था। उन्हें भी पता चल जाता है कि कोई इनकी तरफ आ रहा है। ग्रीम भी किताबों के पीछे छिप जाता है। वो प्रिंस भी लॉयड के कमरे में आ जाता है। हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम एल्बर्ट है जो कि लॉयड का बड़ा भाई है। वैसे मैं आप सभी को बता दूं एल्बर्ट यहाँ का दूसरा प्रिंस है। नेक्स्ट में हम इन सभी को ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते हैं जहाँ पर एल्बर्ट अपनी फायर मैजिक से सभी टारगेट को गिरा रहा होता है। वहाँ खड़े सभी लोग एल्बर्ट की तारीफें कर रहे होते हैं और अब लॉयड का भी नंबर आ जाता है। लॉयड ने सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया था। वो अपने ज्यादा मैजिक का यूज नहीं करेगा नहीं तो उसके लिए ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और वो अपने मैजिक को करप्ट कर देगा ताकि उसकी फायरबॉल बस निशाने पर लगे। ग्रीम भी उससे बोलता है अपने ज्यादा मैजिक का यूज मत करना। लॉयड भी अब एक एक करके सभी टारगेट पर निशाना लगा देता है। पीछे खड़ा बंदा भी बोल रहा होता है ये तो सिर्फ निशाना ही लगा पाए, एल्बर्ट के मुकाबले कुछ भी नहीं है। और अब एल्बर्ट भी लॉयड से बोलता है अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेने वाले हैं, तब तक आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। लॉयड भी काफी खुश था कि अब वो यहाँ पर अकेले में अपना मैजिक का खुलकर इस्तेमाल कर पाएगा और लॉयड यहाँ पर डबल स्पेल का यूज करने वाला था। ग्रीम अब लॉयड को बताता है डबल स्पेल मैजिक ये सिर्फ डीमन ही कर सकते हैं क्योंकि उनके 2 सिर
होते हैं, लेकिन तभी लॉयड अपने मैजिक का यूज करते हुए ग्रिम को अपने हाथों में ले आता है, जिस पर कि ग्रिम भी हैरान था, ये किसी ने पहले करने के बारे में क्यों नहीं सोचा। हम देखते हैं वो दोनों अपने मैजिक स्पेल को कास्ट करने में लग जाते हैं, लेकिन तभी ग्रिम लॉयड के अंदर जाकर देखता है जहाँ पर बहुत सारे स्पेल्स के नाम चल रहे थे। ग्रिम इस पर हैरान हो जाता है, वो लॉयड से इसके बारे में पूछता है, इस पर लॉयड उसे बताता है, दरअसल मैंने स्पेल्स के नाम याद रखने के लिए उनके शॉर्ट फॉर्म बनाए हैं और अभी मैं एक साथ 100 स्पेल को कास्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर ग्रिम काफी हैरान हो जाता है और अब ग्रिम लॉयड को बताता है ये सभी चीजें ऐसा नहीं होती है, हम एक बार में 2 या फिर 3 स्पेल को ही कास्ट कर सकते हैं। लेकिन लॉयड कौन थे, ग्रिम की बातों को मानने वाला था। लॉयड अपने मैजिक की शुरुआत करता है, हमें पता चलता है कि लॉयड 2 एडवांस स्पेल को कास्ट कर रहा होता है। ग्रिम बेचारा इस पर हैरान था कि ये सभी चीजें ऐसी भी होती है और लॉयड ने उन दोनों स्पेल्स को आपस में जोड़ दिया होता है। लॉयड को भी पता था कि वो इस स्पेल से किसी को भी निशाना नहीं बना सकता, इसलिए वो आसमान में अटैक करता है। नेक्स्ट सीन में हम एल्बर्ट को देखते हैं, जहाँ पर ये बंदा एल्बर्ट से बोलता है आप सब फ्रेंड को इतनी अहमियत क्यों देते हैं, असल में उन्हें तो मैजिक करना भी नहीं आता है। और अब एल्बर्ट भी सभी को बता रहा होता है आप सभी में इंसान को परखने की समझ नहीं है। जिस टाइम पर लॉयड ने अपने फायर मैजिक से टारगेट पर निशाना लगाया था, उस टाइम पर आपने एक चीज को नोटिस नहीं किया, लॉयड की सभी फायर बॉल टारगेट की एक ही जगह पर जाकर लगी थी और मुझे पता है कि लॉयड ने ये सभी चीजें जानबूझकर की थी। और एल्बर्ट की ये सभी बातें सुनकर बहुत सभी लोग अब लॉयड की तारीफें करने लगते हैं। ये बंदा बोलता है आप शायद राजा बनने के लिए लॉयड की मदद लेना चाहते हैं। एल्बर्ट बोलता है ऐसी बात नहीं है और जहाँ तक मुझे पता है लॉयड ने अभी तक सभी टारगेट को उड़ा दिया होगा। ये बंदा बोलता है ऐसा नहीं है, वो इतने काबिल भी नहीं है। लेकिन वो खिड़की के बाहर देखता है, आज तो सूरज जल्दी ही डूब गया। नेक्स्ट में हम ग्रीम को देखते हैं जो कि काफी हैरान था क्योंकि लॉयड ने अपनी मैजिक पावर से दूसरी दुनिया का रास्ता खोल दिया होता है। लॉयड को भी अब ये चीजें रियलाइज होती है और वो उस दूसरी दुनिया के दरवाजे को बंद कर देता है। लॉयड और ग्रीम ये सभी चीजें देखकर हैरान थे कि लॉयड ने ये सब कैसा किया। और अब नेक्स्ट सीन होता है अगले दिन का, जहाँ पर हम देखते हैं लॉयड ने कल जो कारनामा किया था वो न्यूज के पहले पन्ने पर छपा होता है। ग्रीम भी ये सभी चीजें लॉयड को बताता है, लेकिन लॉयड उस पेपर में एक और चीज को नोटिस करता है कि ये रैंक की पार्टी ने एक डंजन को क्लियर किया और वहाँ से वो बहुत सारे खजाने को बाहर लेकर। लॉयड भी चाहता था कि अब वो डंजन के अंदर जाए, लेकिन ग्रीम उसे रोकते हुए बोलता है अगर आप यहाँ से चले गए तो सभी लोग आपके लिए परेशान हो जाएंगे। लेकिन लॉयड बोलता है मेरे पास एक रास्ता, मैं एक छोटी सी ट्रिक और अपने मैजिक से सब कुछ संभाल लूंगा। और हम देखते हैं लॉयड अपनी मैजिक पावर का यूज करते हुए अपने ही जैसे एक क्लोन को बना लेता है। ग्रीम भी अब लॉयड से बोलता है अगर आप अपनी क्लोन बना सकते हैं तो इसके आपको काफी फायदे हैं। लॉयड इस पर हाँ बोलता है, लेकिन एक दिक्कत है क्योंकि हमारी स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर शिल्पा वो मेरी छोटी चीजों को पकड़ लेती है और पिछली बार तो शिल्पा ने ये तक नोटिस कर लिया था कि लॉयड की हाइट 0.7 सेंटीमीटर बढ़ चुकी है और मुझे नहीं लगता कि मैं इस क्लोन की मदद से शिल्पा को झांसा दे पाऊंगा, इसलिए मैं एक चीज का इस्तेमाल करूंगा। और अब नेक्स्ट में लॉयड उस डंजन की तरफ जा रहा होता है। वो अब ग्रीम से कांटेक्ट करता है और पूछता है क्या सभी चीजें सही चल रही है, जिसमें ग्रीम भी हाँ बोलता है वैसे तो यहाँ पर सब कुछ ठीक ही चल रहा है। और अब हमें थोड़े से पास्ट का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि लॉयड ने अपनी पावर का यूज करते हुए ग्रीम की आत्मा को लॉयड के क्लोन में घुसा दिया था और ग्रीम की बॉडी को उसने अपने हाथ में घुसा लिया था। ग्रीम भी लॉयड के इस लेवल के दिमाग को देखकर काफी हैरान था। लॉयड उससे ये भी बोलता है उम्मीद है कि तुम शिल्पा के सामने सही एक्टिंग करोगे। इधर हम देखते हैं 2 मिनट लॉयड को एक घूरे जा रही होती है, लेकिन तभी ग्रीम के दिमाग में एक आइडिया आता है वो तो यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ पर जो भी चाहे वो कर सकता हूँ। लेकिन तभी लॉयड ग्रीम से बोलता है मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, उम्मीद है कि तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगे, मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ। जिस पर कि ग्रीम इमोशनल हो जाता है। हम देखते हैं लॉयड महल से काफी ज्यादा दूर आ गया होता है, लेकिन लॉयड को ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि डंजन कहाँ पर है। लेकिन तब लॉयड अपने नीचे देखता है एक लड़की के पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर पड़े होते हैं। ग्रीम को लग रहा था कि वो लड़की खतरे में है, लेकिन दूसरे ही पल बाजी पलट जाती है। वो लड़की सभी मॉन्स्टर्स को कुत्तों की तरह मारने लगती है। ग्रीम भी बोलता है ये तो एक मार्शल आर्टिस्ट है, जिस पर कि लॉयड बोलता है मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ इसके पास की टेक्निक भी है, चलो हम उसके पास जाकर की टेक्निक के बारे में पूछते हैं। बस इस लड़की का नाम टाउ है। टाउ ने वहाँ पर लॉयड को नोटिस कर लिया था। वो पूछती है कौन है वहाँ पर, वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। टाउ को लग रहा था कि वहाँ पर कोई दुश्मन है। टाउ अब लॉयड की तरफ ही जा रही होती है। ग्रीम और लॉयड इस पर हैरान हो जाते हैं, लेकिन टाउ जैसे ही ऊपर आती है हम वहाँ पर किसी और ही बंदे को देखते हैं। ये बंदा बोलता है मेरा नाम रॉबर्ट है और मैं एक एडवेंचरर हूँ। टाउ उसकी खूबसूरती को देखकर वहीं पर हैरान हो जाती है। हमें पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि लॉयड है। यहाँ पर लॉयड ने अपने इल्यूजन स्किल के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल का यूज किया था, जिससे कि लॉयड अपनी बॉडी को बिल्कुल वैसा बना सकता है जिनसे कि वो पहले मिला है। और यहाँ पर लॉयड ने एल्बर्ट के चेहरे को कॉपी किया था। लेकिन तभी टाउ रॉबर्ट को बताती है मेरा नाम टाउ है और मैं एक एडवेंचरर हूँ। और टाउ को रॉबर्ट पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, लेकिन टाउ के माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था। टाउ अपने मन में सोच रही थी ये बंदा कितना ज्यादा हॉट है और मैंने अपनी ट्रेनिंग को पूरे 18 साल दिए और मैंने जिन भी लड़कों को प्रपोज किया था उन्हें तो किसी और टाइप की लड़की पसंद थी और मेरे अरमान बिल्कुल भी पूरे नहीं हुए। लेकिन अब वो दिन आ चुका है जब ये हॉटी मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। लेकिन तभी रॉबर्ट टाउ से बोलता है मैंने सोचा था कि हम दोनों एक डंजन में जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ। लेकिन तभी टाउ बोलती है नेकी और पूछ
और हम नेक्स्ट सीन होता है डंजन के अंदर का, जहाँ पर टाओ सभी मॉन्स्टर्स की धुलाई कर रही होती है। वो रॉबर्ट से बोलती है क्या तुमने इसे देखा, लेकिन इधर हम लॉयड को देखते हैं जो कि उन सभी क्रिस्टल को इकट्ठा कर रहा होता है। टाओ बोलती है ये तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, और अब लॉयड टाओ से पूछता है क्या तुम अकेले ही एडवेंचर करती हो, जिस पर टाओ भी हाँ बोलती है। नेक्स्ट में लॉयड टाओ से पूछता है क्या तुमने उस टाइम पर की टेक्निक का यूज किया था जो कि हमारी ब्रीथिंग के साथ काम करती है। टाओ बोलती है रॉबर्ट तुम्हें तो की टेक्निक के बारे में पता है। वो तुमसे इम्प्रेस हुई, और अब टाओ लॉयड को बताती है टेक्निक ब्रीथिंग से ही शुरू होती है और ब्रीथिंग पर ही खत्म होती है। इससे तुम्हें एक अलग स्ट्रेंथ मिलती है जो कि किसी आम इंसान के पास नहीं होती, और की टेक्निक को अपने अंदर सेंस करने के लिए ब्रीथिंग की काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और वैसे हम दोनों की टेक्निक के बारे में जानते हैं तो हम दोनों की जोड़ी बहुत ही बढ़िया जमेगी। लेकिन जब हम लॉयड को देखते हैं जो कि ब्रीथिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, रॉबर्ट अब की टेक्निक का भी यूज करता है, लेकिन उसे अपने फेफड़ों में कुछ अजीब सा ही दर्द महसूस होता है। टाओ बोलती है रॉबर्ट क्या तुम की टेक्निक का यूज कर रहे थे, जिसपे कि लॉयड भी हाँ बोलता है। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें देखकर सीख सकता हूँ, जिसपे कि टाओ भी हैरान होते हुए उससे बोल रही थी रॉबर्ट तुम इसे देखकर नहीं सीख सकते, इसके लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी। लेकिन हम लॉयड को देखते हैं जो कि टेक्निक से सांस ले रहा था और उसे अपनी बॉडी के अंदर एक अलग स्ट्रेंथ महसूस हो रही थी। लॉयड बोलता है ये टेक्निक तो मेरे बहुत ही ज्यादा काम आएगी, और अब टाओ भी खुश होते हुए रॉबर्ट से बोलती है चलो ठीक है मैं तुम्हें की टेक्निक सिखाऊंगी, लेकिन जब तुम इस डंजन के अंदर हो तो लंबी लंबी सांसें लेते रहना। और नेक्स्ट में हम ग्रिम को देखते हैं जो कि लॉयड की जगह पर काफी मजे कर रहा होता है। ग्रिम भी बोलता है नमूना है ये लड़का, इतनी अच्छी राजा महाराजाओं वाली लाइफ मिली है, लेकिन इसे तो मैजिक सीखना है। वो आराम से वहाँ पर केक खाते हुए मजे कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर सल्पा आ जाती है। उसे देखकर ग्रिम काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और हम नेक्स्ट सीन होता है उस डंजन का जहाँ पर हम टाओ को देखते हैं जिसने अपनी की टेक्निक का यूज करते हुए डंजन के बॉस को मार दिया था, और उनके सामने अब डंजन का खजाना था। लेकिन टाओ देखती है रॉबर्ट बहुत जल्द ही की टेक्निक से सांस लेना सीख गया है, मुझे लगता है कि मुझे मेरा राजकुमार मिल चुका है। लेकिन अब वो जैसे ही उस खजाने के बक्से को खोलते हैं तभी उनके ऊपर एक अटैक होता है, लेकिन तभी रॉबर्ट टाओ को बचा लेता है। हम देखते हैं उस बक्से के अंदर से एक लिच बाहर निकलता है। हम देखते हैं टाओ उस लिच लॉर्ड को देखकर काफी हैरान थी। रॉबर्ट सोचता है अब ये कौन है, तो ये डंजन का नया बॉस है। और अब लॉयड भी टाओ से पूछ रहा होता है वैसे किस टाइप का क्रिएचर है, जिस पर कि टाओ बहाना बनाने लगती है ये बस एक नॉर्मल क्रिएचर है। लॉयड बोलता है मुझे इसके बारे में जानना है, लेकिन टाओ अपनी मैजिक का यूज करते हुए लॉयड को इस डंजन से बाहर भेज देती है। हम देखते हैं पुलिस अब टाओ के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। टाओ भी उसके अटैक को डॉज कर रही थी, और टाओ को भी विश्वास नहीं हो रहा होता है इस लो रैंक के डंजन में इतना खतरनाक बॉस कैसे हो सकता है, और इस लिच लॉर्ड को तो कोई ए रैंक की पार्टी भी नहीं हरा सकती। इधर हम लॉयड को भी देखते हैं जो कि बोल रहा होता है मुझे टाओ ने बाहर भेज दिया, लेकिन मुझे की टेक्निक के बारे में अभी बहुत कुछ जानना है। वो अपने बैरियर का यूज करते हुए वहीं पर रुक जाता है। लॉयड भी सोच रहा था क्या मुझे अंदर जाना चाहिए, वो इसके बारे में ग्रिम से भी पूछता है, लेकिन ग्रिम उससे भीख मांगते हुए बोल रहा होता है प्रिंस लॉयड जल्दी से घर वापिस आ जाओ और मुझे सल्पा से बचाओ। और हम डंजन के अंदर टाओ को देखते हैं जो कि अभी भी उस लिच लॉर्ड से फाइट कर रही थी। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। टाओ भी सोच रही थी अच्छा हुआ कि मैंने रॉबर्ट को यहाँ से बाहर भेज दिया था, और टाओ यहाँ से भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन तभी लिच बोलता है क्या ये की टेक्निक थी, वैसे भी ये टेक्निक किसी भी काम की नहीं है। पिछली बार जब मैंने जिस बंदे को मार कर खाया था उसके पास भी की टेक्निक थी, और वो एक नॉर्मल सॉर्सरर था। और वो लिच टाओ से ये भी बोल रहा होता है वैसे वो लड़का कहाँ पर है जिसने मेरे अटैक को पहले ही सेंस करके तुम्हें उससे बचा लिया था, मुझे उस बच्चे से मिलना है। लेकिन हमने टाओ अपनी की टेक्निक का यूज करते हुए लिच लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन लिच ने एक बैरियर का यूज करते हुए अपने आप को डिफेंड कर लिया था। लेकिन टाओ कौन सी भला हार मानने वाली थी, वो लगातार उस बैरियर पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। टाओ हमें बता रही होती है मैंने साल का 365 दिन बस की टेक्निक की ही प्रैक्टिस की है, और टाओ अपना लास्ट अटैक करके उस बैरियर को बीच से तोड़ देती है। लेकिन अब टाओ की हालत खराब होने लगती है क्योंकि यहाँ पर उसने काफी की टेक्निक का यूज कर लिया था, और अब वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रही होती है। और अब लिच भी टाओ से बोल रहा होता है तुम्हारी की टेक्निक किसी भी काम की नहीं है, ये मेरा नॉर्मल से नॉर्मल मैजिक का भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसी के साथ लिच टाओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं लिच की ब्लेड अब धीरे धीरे टूटने लगती है। हम वहाँ पर लॉयड को देखते हैं जिसने कि अपने बैरियर की मदद से टाओ को बचा लिया था। वो टाओ से ये भी बोलता है कि तुमने तो जल्दी हार मान ली, ऐसा मैं संभालता हूँ। और अभी लिच रॉबर्ट के ऊपर हमला करना भी स्टार्ट कर देता है, लेकिन रॉबर्ट अपने बैरियर का यूज करता है। हम देखते हैं लिच के हमले उस बैरियर को बिल्कुल भी नहीं तोड़ पा रहे थे। वो लिच भी इस पर हैरान था कि बैरियर किस चीज का बना है, ये तो टूट ही नहीं रहा। लेकिन हम देखते हैं उस बैरियर के अंदर रॉबर्ट अपनी ब्रीथिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन उस बैरियर ने काफी हवा को रोक दिया था। रॉबर्ट अपने बैरियर को तोड़ देता है जिससे कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा एयर आ सके, और अब वो लिच भी इस चीज का फायदा उठाते हुए लॉयड के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन लॉयड उसके हमले बहुत ही आराम से डॉज कर रहा होता है, जैसे कि उसके लिए ये सब मच्छर मारने जैसा आसान हो। इसी के साथ रॉबर्ट अपने एक मैजिक का यूज करता है जैसे कि वो उसके सारे हमले को डिफेंड करता है। लेकिन रॉबर्ट सोचता है मेरा हमला कमजोर था, वो उस तक नहीं पहुंच पाया। वो अपनी की टेक्निक का यूज करते हुए अपने हमले को और भी ज्यादा पतला कर लेता है और उस लिच के ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं वो लिच भी अब रॉबर्ट के हमले को डॉज कर रहा था। रॉबर्ट उसके ऊपर हमले किए ही जा रहा होता है। बेचारा लिच भी
काफी ज्यादा हैरान था। उसे तो लग रहा था कि रोबोट एक आम सॉर्सरर है, लेकिन इसका मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। और मैंने तो सुना था कि टेक्निक बहुत ही आम टेक्निक है, लेकिन वो कब से इतनी ताकतवर होने लगी। और अब पुलिस अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपने एक बैरियर मैजिक का यूज करता है, लेकिन लॉयड का हमला बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। वो उसके बैरियर को चीरते हुए डंजन की आर पार चला जाता है और लॉयड की इस पावर को देख लीच और टाओ दोनों ही काफी हैरान थे। बुलिच भी वहीं पर मारा जाता है और अब वो दोनों खजाने की बक्से को ओपन करते हैं, जहाँ पर उन्हें एक चाकू मिलता है। टाओ को जो लग रहा था कि ये चाकू किसी के भी काम का नहीं है, लेकिन लॉयड उसे बताता है ये चाकू मैजिक से बना है, क्या मैं इसे रख सकता हूँ। जिसमें कि टाओ भी मान जाती है और वो खजाने का बक्सा भी जमीन के अंदर जाने लगता है। टाओ रोबोट को बताती है खजाने को ले लेने के बाद डंजन पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसमें कि लॉयड भी बोलता है हमें समझ गया, असल में ये बक्सा डंजन का कोर है जैसे कि हम खजाना समझते हैं। रॉबर्ट उसे बाहर निकाल रहा होता है और हम जब भी अपनी मैजिकल एनर्जी इस बक्से के अंदर डालते हैं, बाद में ये बक्सा उसी का यूज करके एक डंजन को क्रिएट करता है। टाओ लॉयड के सभी नॉलेज को सुनकर काफी ज्यादा हैरान थी। लॉयड बोल रहा होता है हमें तो खुश होना चाहिए, हमारी मेहनत वसूल हो गई। टाओ उसे बाहर जाने के लिए बोलती है क्योंकि जल्द ही डंजन डिस्ट्रॉय होने वाला है और अब वो दोनों टाइम रहते उस डंजन के बाहर आ जाते हैं। टाओ को भी अब समझ आ चुका था कि डंजन कैसे क्रिएट होता है और अब टाओ बोलती है अच्छा तुम एक मैजिशियन हो, वो भी बहुत ज्यादा काबिल, लेकिन तुमने फाइट के दौरान मैजिक की जगह पर की टेक्निक का यूज क्यों किया था? क्या वो इसलिए था क्योंकि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था? लॉयड भी इस पर हाँ बोलता है और अब लॉयड को याद आता है उसे तो अपने घर जाना है। लॉयड अब वहाँ से उड़ते हुए जाने लगता है। वो जब टाओ अपने मन में सोच रही होती है मैं भी काफी प्रैक्टिस करके की टेक्निक को मास्टर करूंगी और एक दिन में शानदार और मालदार परफेक्ट गर्ल बनूंगी, लेकिन वो लॉयड से एक चीज पूछना तो भूल ही गई थी कि वो रहता कहाँ पर है। हम देखते हैं रॉबर्ट भी अपने असली रूप में आ जाता है। वो अपने महल की तरफ ही जा रहा था और अपने एक में लॉयड भी अपने महल आ जाता है। वो अपने सामने ग्रिम को पड़ा हुआ देखता है जिसकी हालत काफी खराब होती है। ग्रिम भी सोच रहा होता है असल में वो औरत है कौन। और अपने एक सीन जाता है थोड़ा सा पास्ट में जहाँ पर शिल्पा ग्रिम से बोल रही थी प्रिंस लॉयड आप इतने कमजोर कैसे हो गए, मैं आपको दोबारा से ट्रेनिंग दूंगी। और शिल्पा ने ट्रेनिंग देने के चक्कर में ग्रिम की काफी ज्यादा धुलाई करती होती है। बेचारा ग्रिम भी इस चीज पर रोने लगता है, बोला ऐसा क्यों ट्रेनिंग देता है। बेचारे के अंजर पंजर ढीले हो गए और लॉयड भी उसे दिलासा दे रहा होता है। नेक्स्ट में लॉयड अपने बैग से डंजन से लाई गई चीजों को बाहर निकालता है। बेचारा ग्रिम भी उस चाकू को देख रहा होता है। तो इस बेकार चाकू के लिए मुझे काफी ज्यादा पीटा गया और अब लॉयड उस चाकू को गर्म पानी में डुबाता है और वो उसकी साफ सफाई कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ से कुछ अजीब से ही शब्द बाहर निकलते हैं जिन्हें की मैजिक स्पेल से लिखा गया है। लॉयड को भी पता चल जाता है कि हम किसी भी तलवार के ऊपर अपने मैजिक स्पेल को लिखकर उस तलवार को और भी ज्यादा घातक बना सकते हैं। लॉयड ने भी अपनी मैजिक का यूज करके थोड़ी सी मैजिकल साई बनाई होती है, लेकिन इतना उसके लिए काफी नहीं थी। वो लॉयड को ये भी शक था अगर हम मैजिकल साई का अच्छे से यूज नहीं करते तो हथियार टूट सकते हैं, जैसे कि मैजिक और मैजिकल साई दोनों की बर्बादी होगी। इसलिए उसे ज्यादा से ज्यादा मैजिकल साई को बनाना होगा और उसके लिए बहुत ज्यादा मटेरियल की जरूरत भी होगी। लेकिन लॉयड को याद आता है उसके पास और डंजन का कोर है जिसकी मदद से वो बहुत सारी साई बना सकता है और अब उसे एक सीक्रेट ऑयल और बहुत सारे हथियार चाहिए। नेक्स्ट में लॉयड अपने फादर के पास आता है जहाँ पर वो अपनी फादर से बहुत सारे चांदी के सिक्के मांग लेता है। उसके फादर भी सोचे होते हैं मेरा बेटा लॉयड काफी भोला वाला है, मुझे भी पता नहीं कि वो इतने सारे चांदी के सिक्कों का क्या करेगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं लॉयड उन सभी सिक्कों को आग में डाल रहा होता है। उसके बाद देखते हैं हम लॉयड को जो कि अपने सीक्रेट ऑयल के लिए शिल्पा से फाइट कर रहा होता है। वो अपने मैजिक का यूज करते हुए शिल्पा के पीछे आ जाता है, लेकिन शिल्पा ने उसे देख लिया था। अब लॉयड अपने ऑर्थो मैजिक का यूज करता है, वो शिल्पा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन शिल्पा वहां से गायब हो जाती है। वो सोचता है शिल्पा कहाँ गई, लेकिन नीचे से शिल्पा लॉयड के ऊपर हमला कर देती है और वो आराम से लॉयड को हरा देती है। लॉयड इस फाइट को हार चुका होता है, लेकिन फिर भी शिल्पा उसे वो सीक्रेट ऑयल दे देती है। शिल्पा भी लॉयड से थोड़ा सा इमोशनल होते हुए बोल रही थी उस दिन मुझे लगा था कि अब काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुके हैं और मुझे आपके साथ इतने ज्यादा सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। बेचारा ग्रिम भी दूर बैठे हुए इन्हें देख रहा था। हड्डियां टूटी मेरी और सिंपैथी से मिल रही है। इधर शिल्पा से यही सोच रही थी 10 साल की उम्र में तलवारबाजी में इतना ज्यादा माहिर होना यह आगे जाकर प्रिंस लॉयड को एक अच्छा स्वॉर्ड मास्टर बना सकती है, लेकिन इतना और भी उनके लिए काफी ज्यादा कम होगा। नेक्स्ट दिन में लॉयड अपने कमरे में जाता है और वो अपने सीक्रेट ऑयल और हेमेटाइट को मिला देता है और लॉयड ने फाइनली मैजिक साई को बना लिया होता है। नेक्स्ट दिन में लॉयड एल्बर्ट के पास जाता है ताकि उसे बहुत सारे हथियार मिल सके जिन पर वो अपने मैजिक को ट्राई करेगा। एल्बर्ट भी लॉयड की तारीफ करता है। लॉयड मुझे पता था कि तुम्हें मैजिक में इंटरेस्ट है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें इतना ज्यादा इंटरेस्ट होगा। एल्बर्ट भी अपने सिपाहियों से बोलता है कौन कौन अपनी तलवार देना चाहता है। सभी लोग अपनी तलवार दे देते हैं, लेकिन उन्हें लॉयड पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। एक बच्चा उनसे भी तलवार को क्या ही घातक बनाएगा। नेक्स्ट दिन में लॉयड भी अपनी काम को शुरू कर देता है। हम देखते हैं वो सही से तलवार के ऊपर मैजिकल मंत्रों को लिख रहा था और वो 1 सेंटीमीटर की जगह को भी नहीं छोड़ रहा था। लेकिन हम देखते हैं ज्यादा मैजिक का यूज करने की वजह से वो तलवार वहीं पर टूट जाती है। वो सभी भी हैरान थे, लेकिन ग्रिम लॉयड को मोटिवेट करता है हो जाएगा। लॉयड अपना काम दोबारा से स्टार्ट करता है। वो शाही का डब्बा भी आधा हो जाता है, लेकिन लॉयड का मैजिक स्पेल इतना ज्यादा पावरफुल था कि सभी तलवारें बार बार टूट रही होती है। लेकिन फाइनली इतनी देर की मेहनत के बाद लॉयड ने उस तलवार के ऊपर अपने मैजिक स्पेल को लिख दिया होता है और अब अगले दिन लॉयड एल्बर्ट के पास जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि 120 हथियार में से सिर्फ 50 हथियार ही
कामयाब रहे। एल्बर्ट भी उस तलवार को देखता है, वो उसे देखकर हैरान था। ये तलवार तो काफी तक कमाल की और लॉयड का एंजॉयमेंट मैजिक तो काफी तक कमाल का है, लेकिन इधर बहुत से गार्ड तो लॉयड की बुराई कर रहे होते हैं। उसने 70 हथियार बर्बाद कर दिए। क्या इन बाकी के 50 हथियारों में कुछ धार भी बची है? हम लगता है सलमा को ये सभी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है, लेकिन वो बंदा अपनी तलवार को म्यान में डालता है। लेकिन हम देखते हैं उस तलवार की धार की वजह से म्यान के 2 टुकड़े हो जाते हैं। लॉयड उनसे बोलता है, मैं इन तलवारों का यूज होते हुए देखना चाहता हूँ। जिसमें कि एल्बर्ट अब लॉयड से बोलता है, तो कल आपके हमारे साथ हंटिंग पर चलना चाहते हैं? जिसमें कि लॉयड भी मान जाता है। अगले दिन हम देखते हैं वो सभी लोग हंटिंग पर निकल जाते हैं और हम देखते हैं शिल्पा भी उन्हीं के साथ आई थी। नेक्स्ट दिन में वो सभी लोग जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर शिल्पा लॉयड से बोलती है, आज तो आप कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहे हैं। जिसमें कि लॉयड बोलता है, हाँ, क्योंकि मैं अपने बनाए गए हथियारों को देखना चाहता हूँ कि वो कितने ज्यादा खतरनाक है। और अब एल्बर्ट भी शिल्पा से बोलता है, वैसे अब लॉयड को अपनी नजरों से दूर होने नहीं देना चाहती। शिल्पा भी अब एल्बर्ट का शुक्रिया अदा करती है कि वो उसे अपने साथ लेकर आया। जिसमें कि एल्बर्ट अब शिल्पा से बोलता है, वैसे भी आप लॉयड की टीचर और बॉडीगार्ड दोनों हैं, तो आपको हमारे साथ लाना तो बनता ही है। वैसे आप लॉयड को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जिसमें कि शिल्पा बोलती है, क्योंकि मैं उसकी टीचर हूँ। जिसमें कि एल्बर्ट बोलता है, वैसे भी प्यार बताए बिना छिपता नहीं है। जिसमें कि शिल्पा अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है। एल्बर्ट भी उसे देखकर डर जाता है, लेकिन अब शिल्पा को भी सेंस हो जाता है कि मॉन्स्टर्स उनके पास आ चुके हैं और हम इन सभी मॉन्स्टर्स को देखते हैं। लेकिन एक मिनट, इन सभी हरामखोर मॉन्स्टर्स ने डाकुओं की तरह अपनी आंखों पर पट्टी क्यों पहन रखी है? लेकिन खैर रहने दो। लॉयड को इन सभी मॉन्स्टर्स के बारे में पहले से ही रियलाइज हो गया था, क्योंकि उसने अपने स्पेक्ट्रल डिटेक्शन की टेक्निक का यूज किया था, जैसे कि वो अपने आसपास के माहौल को भाप सकता है। लेकिन हम देखते हैं मॉन्स्टर्स ने सिपाहियों के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन वो गार्ड जैसे ही अपनी तलवार को घुमाता है, उस मॉन्स्टर्स के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इन सभी गार्ड को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तलवार की धार इतनी ज्यादा खतरनाक है। छूते ही मॉन्स्टर्स के 2 टुकड़े हो जाते हैं और हम देखते हैं लॉयड का एंजॉयमेंट मैजिक बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा था। इधर अब एल्बर्ट भी लॉयड की तारीफ करता है कि उसके मैजिक से ये तलवार काफी तक घातक बन चुकी है। इधर हम देखते हैं शिल्पा भी काफी तक खुश हो रही थी, लेकिन हम शिल्पा के नीचे बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मरा हुआ देखते हैं। लॉयड भी सोचता है, वैसे मैंने शिल्पा की तलवार पर कोई भी मैजिक नहीं किया था। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर लॉयड के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर टाव आ जाती है, जो कि इस मॉन्स्टर को लात मारकर दूर फेंक देती है। टाव बोलती है, मैंने सुना कि यहाँ पर कोई होती है, मेरा मतलब कोई है जैसे कि मेरी मदद चाहिए। टाव द एडवेंचर यहाँ पर हाजिर है। लेकिन लॉयड जल्दबाजी के चक्कर में टाव का नाम ले लेता है, लेकिन वो अपने मुंह को बंद करता है। उसे याद आता है कि वो इस टाइम पर रॉबर्ट के रूप में नहीं है और मैंने इसका नाम बिल्कुल वैसे ही लिया है जैसे कि रॉबर्ट लेता है। और अब टाव लॉयड के पास आती है, वो उसे पूछती है, क्या तुमने अभी की टेक्निक का यूज किया? मुझे पता है कि मैंने इसे रॉबर्ट को सिखाया था। वो तो तुम्हारी शक्ल भी रॉबर्ट से कहीं ज्यादा मिल रही है। लॉयड की हालत खराब हो जाती है, लेकिन तभी शिल्पा एक मॉन्स्टर को मार देती है, जो कि टाव के ऊपर अटैक करने वाला था। शिल्पा अब टाव को बताती है, प्रिंस लॉयड के ज्यादा करीब मत जाना, वो तो तुम हक हो। टाव भी उसे बताती है, मुझे इस मॉन्स्टर का एहसास पहला ही हो गया था। वो दोनों एक दूसरे को काफी गुस्से से देख रही होती है, लेकिन तभी एल्बर्ट उन दोनों को रोकता है। वो टाव से भी बोलता है, वैसे हम झील की तरफ जा रहे हैं, तो क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? और अब नेक्स्ट सीन होता है नाइट का। झील के पास लगे हम बहुत सारे टेंट को देखते हैं। एल्बर्ट अब टाव से बोलता है, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। बस मैं सालम किंगडम का दूसरा प्रिंस हूँ और मेरा नाम है एल्बर्ट। टाव भी अपनी बदतमीजी के लिए एल्बर्ट से माफी मांगती है, लेकिन वो अपनी मन में ये भी सोचती है, ये कितना ज्यादा हॉट है, लेकिन मैं जिस हॉट बंदे को ढूंढ रही हूँ उसका चेहरा एल्बर्ट से थोड़ा सा मिलता जुलता है। टाव बोलती है, वैसे वो बंदा कहाँ पर गया? इधर हम लॉयड को देखते हैं, जो कि टाव से छिप रहा होता है और यहाँ पर लॉयड का स्पेक्ट्रल डिटेक्शन उसी के ऊपर भारी पड़ गया था। लॉयड अब अपने टेंट के अंदर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं शिल्पा ने अपने भारी भारी तंत्रे उसके सिर पर रख दिए होते हैं। लॉयड अब शिल्पा से बोलता, वो तुम मेरे टेंट में क्या कर रही हो? जिसमें कि शिल्पा उसे बता दी है, मैं यहाँ पर अपने कपड़े चेंज कर रही थी। लॉयड बोलता है, तो भी तुम्हें अपने टेंट में जाना चाहिए। शिल्पा बोलती है, वो सभी प्रिंस लॉयड, आज रात मैं आपके पास ही सोऊंगी, क्योंकि बाहर खड़े सभी सिपाही प्रिंस एल्बर्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोई होना चाहिए, इसलिए मैं आपके पास ही सोऊंगी। लॉयड से बोलता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। शिल्पा उसे अपने पैर में जकड़ते हुए बोलती है, बेवकूफी भी मत करो। और बाहर एक ऐसी बिल्ली घूम रही है जो कि डीमन से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी वहाँ पर रॉबर्ट को ढूंढते हुए टाव आ जाती है। वो शिल्पा को देखती है, जो कि लॉयड के ऊपर बैठी थी। टाव से बोलती है, क्या तुम बच्चे की जान लोगी? लेकिन तभी शिल्पा का चाकू टाव की तरफ आता है, लेकिन टाव ने उसे पकड़ लिया था। शिल्पा टाव से बोलती है, मुझे लगा था कि टेंट में कोई जंगली बिल्ली घुस गई है। जिसमें कि टाव गुस्सा होते हुए बोलती है, तुमने बिल्ली किसी का नौकरानी, लेकिन बाहर खड़े बंदे तो इनकी काफी तब मजे ले रहे थे। शिल्पा भी बोलती है, अगर तुमने प्रिंस लॉयड को गंदी नजर से देखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इन दोनों की ऐसे ही बहस चल रही होती है, लेकिन ये सभी गार्ड किस चीज के मजे ले रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ये सभी लोग फाइट देख रहे हैं। ये सभी हरामखोर तो किसी और चीज के मजे ले रहे थे। इधर लॉयड भी एल्बर्ट के पास आ जाता है, जहाँ पर एल्बर्ट लॉयड से बोलता है, लॉयड क्या तुम्हारी दीवानी हो रही है? लॉयड बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब भी शिल्पा आपके पास होती है वो काफी ज्यादा खुश रहती है, लेकिन लड़की का चक्कर बहुत ज्यादा बेकार होता है। लेकिन हम देखते हैं ये सभी हरामखोर भी काफी ज्यादा मजे ले रहे थे। शिल्पा ने इन्हें देख लिया था और वो कुछ ही देर में इन सभी को ढेर कर देती है। एल्बर्ट भी बोलता है, लॉयड क्या तुमने देखा? लॉयड भी समझ जाता है और अब टाव भी उन सभी को बताती है, दरअसल मैं एक सराय की रिपेयरिंग में लगी हूँ, जो कि उस पहाड़ी के ऊपर है, जिस
की शिल्पा बोलती है तो भी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। टाओ भी इस पर गुस्सा हो जाती है कि तुम मुझे मत सिखाओ। लेकिन तभी एल्बर्ट टाओ से बोलता है कि आप कल सुबह तक हमारे साथ रह सकती हैं क्योंकि आपकी डिटेक्शन एबिलिटी हमारी काफी काम आएगी। लेकिन तभी वहाँ पर कोई मॉन्स्टर आ जाता है। हम देखते हैं वो एक भेड़िया था जो कि इन सभी गार्ड के ऊपर हमला कर देता है। गार्ड भी उसे रोकने में लगे होते हैं। लॉयड भी बोलता है वैसे बेयरवुल्फ काफी खतरनाक होते हैं। लेकिन ग्रीम तो सोच रहा था वैसे ये ट्राइम टूटा हुआ है, क्या ये वही तो नहीं है। लेकिन टाओ अपने एक ही अटैक से उस बेयरवुल्फ को दूर फेंक देती है। इधर एल्बर्ट भी अपनी फायर मैजिक का यूज करता है और उस भेड़िए को वहीं पर जलाकर राख कर देता है। सभी लोग प्रिंस एल्बर्ट की तारीफ ही कर रहे होते हैं। लेकिन एल्बर्ट उन्हें बताता है बस हमारा मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, ये हमारे भाई के मैजिक की वजह से हुआ है जो कि हमारे भाई ने हमारी तलवार पर लिखा था। लॉयड भी खुश था कि उसका मैजिक स्पेल काम किया। लेकिन तभी ग्रीम लॉयड को बताता है सब कुछ भूल जाओ मास्टर। वैसे मुझे अब याद आया उस पहाड़ी के ऊपर एक टूटा हुआ श्राइन है जिसके अंदर एक डीमन कैद था। लेकिन हम देखते हैं वो बेयरवुल्फ दोबारा से जाग जाता है। सभी लोग भी हैरान थे। लेकिन तभी उस बेयरवुल्फ के अंदर बैठा हुआ डीमन बोलता है तुम सभी की हिम्मत कैसे हुई हमारा सर्वेंट को नुकसान पहुंचाने की। वो सब मेरा नाम है बजुजू और मैं एक डीमन हूँ। और अब बजुजू अपने सभी साथियों को इन सभी के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है। सभी डीमन भी इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। इधर प्रिंस एल्बर्ट एक डीमन को घायल तो कर देते हैं लेकिन वो डीमन अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। तो भी अब एल्बर्ट को बताती है अटैक से कुछ भी नहीं होगा, ये अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। लॉयड अब ग्रीम से पूछता है कि तुम बजुजू को जानते हो, जिस पर कि ग्रीम बोलता है हाँ। और फिलहाल में बजुजू अपनी ट्रांसम्यूटेशन मैजिक का यूज कर रहा है जैसे कि वो सभी मॉन्स्टर्स को अपनी पावर दे रहा है। और ये पावर एक मैजिक तार की तरह होती है जैसे कि वो सभी मॉन्स्टर्स को पपेट की तरह अपने इशारों पर नचा रहा है और हमें सभी चीजों को खत्म करने के लिए बजुजू को हराना होगा। लेकिन तभी लॉयड ग्रीम से बोलता है क्या तुम मुझे मैजिक पावर को ट्रांसम्यूटेट करना सिखा सकते हो। बेचारा ग्रीम भी इस पर हैरान हो जाता है। इधर टाओ के ऊपर एक मॉन्स्टर भारी पड़ रहा था। शिल्पा बोलती है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए। टाओ बोलती है इसमें पूछने की क्या बात है। ग्रीम भी लॉयड से बोल रहा था लोगों की जान पर पड़ी है, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। लॉयड उसे बोलता है कुछ भी नहीं होगा। इधर बजुजू भी सबसे बोल रहा होता है तुम सभी लोग मरोगे। वो सब तुम सभी में कुछ तो अजीब है और तुम एक छोटे बच्चे की बदौलत जिंदा हो और वो कहाँ पर। मुझे देखकर तो उसकी पैंट ही गीली हो गई होगी। और बजुजू की इन सभी बातों को सुनकर शिल्पा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो प्रिंस लॉयड से इजाजत मांगती है। शिल्पा भी अब बजुजू के पास जाती है। बजुजू से बोल रहा था क्या तुम भी मेरी एक सर्वेंट बनना चाहती हो। शिल्पा उसे बताती है तुम्हारे मुंह से काफी ज्यादा बदबू आ रही है, तुम एक मॉन्स्टर के मुंह में छिपे हुए हो और तुम काफी ज्यादा कायर हो। और अब बजुजू भी शिल्पा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन शिल्पा की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट थी, वो उसके चारों पैरों को ही काट देती है। लेकिन तभी वो डीमन अपने आप को हील करने लगता है। इधर एल्बर्ट भी कुछ नोटिस करता है। बाकी सभी क्रिश्चियन अपनी जगह पर रुक चुके हैं। एल्बर्ट समझ जाता है कि बजुजू अपने आप को हील करने में अपनी पावर लगा रहा है। वो शिल्पा से बोलता है इस डीमन को जितना हो सके उतना ज्यादा इंजेक्ट करो। इधर हम ग्रीम को देखते हैं जो कि लॉयड को मैजिक पावर ट्रांसम्यूट करना सिखा रहा होता है। और बजुजू इस मैजिक को काफी टाइम से करता रहा है इसलिए उसे इसका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। इसलिए अच्छा यही हो कि तुम स्टार्टिंग में कुत्ते या फिर बिल्ली का शेप बनाओ। लेकिन हम लॉयड को देखते हैं जिसने की एक फ्लावर बनाया होता है और उसे काफी अच्छी स्मेल आ रही थी। बेचारा ग्रीम भी हैरान था क्या इसने इसे एक ही बार में सीख लिया। इधर शिल्पा ने बजुजू की काफी हालत खराब कर दी थी जैसे कि शिल्पा की तलवार ही टूट जाती है। वो दूसरे सिपाही से उसकी तलवार मांगती है। बस बजुजू भी अपने मन में सोच रहा था वो सही लड़की इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे है, ये मुझे अटैक करने का मौका ही नहीं दे रही। शिल्पा भी देखती है ये वही तलवार जैसे कि प्रिंस लॉयड ने बनाया है मुझे उन पर काफी रहना। शिल्पा वहीं पर इमोशनल हो जाती है। इधर बजुजू भी बोल रहा होता है अब तो मैं उसी लड़की को मारूंगा जिसकी तुम हिफाजत कर रही हो। और बजुजू भी शिल्पा के ऊपर अटैक कर उसे खा लेता है। बजुजू भी बोल रहा होता है देखा तुमने मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन शिल्पा उस डीमन से बोलती है वैसे तुमने प्रिंस लॉयड के बारे में अभी क्या कहा था। वो अपनी तलवार को उस भेड़िए की आर पर घुसा देती है और वो अपनी तलवार का यूज करते हुए उस भेड़िए के टुकड़े टुकड़े कर देती है। शिल्पा ने उस भेड़िए के सिर को ही काट दिया था और वो बजुजू के ऊपर अटैक करके उसे उस भेड़िए की बॉडी से बाहर निकाल देती है। इधर शिल्पा भी उस डीमन से बोल रही होती है क्या तुमने देखा इसे, अपने ऊपर इतना घमंड नहीं करना चाहिए तुम्हें। इधर हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि शिल्पा की पावर को देखकर काफी हैरान थे। और अब शिल्पा भी उस डीमन से बोल रही होती है और मानने में ही भलाई है। लेकिन तभी वो डीमन अपने पॉइजन को बाहर निकालता है और वो चारों तरफ फैल जाता है। उस पॉइजन की वजह से सभी लोग बेहोश हो रहे थे यहाँ तक कि शिल्पा की भी हालत खराब हो जाती है। और अब वो डीमन शिल्पा के ऊपर अटैक करता है जैसे कि वो दूर जाकर गिरती है। वो डीमन अब शिल्पा से बोलता है जो भी मेरे पॉइजन की गिरफ्त में आता है वो मेरे वश में हो जाता है। लेकिन शिल्पा अभी भी हार मानने को तैयार ही नहीं थी। वो डीमन भी शिल्पा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी बीच में टाओ आ जाती है जो कि उसकी अटैक को रोक देती है। टाओ भी अब शिल्पा से पूछती है क्या तुम ठीक हो, जिस पर शिल्पा बोलती है हमारा चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टाओ बोलती है मुझे तुम ठीक नहीं लग रही और वैसे हम दोनों को यहाँ से भागना होगा। लेकिन हम देखते हैं शिल्पा वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये डीमन भी बोल रहा होता मेरा इस पॉइजन की वजह से बहुत सारे इंसान दोनों ही बेहोश हो चुके हैं लेकिन तुम अब तक मेरे काबू में नहीं आई। वो डीमन अब टाओ के पीछे आ जाता है। टाओ भी उसके ऊपर अटैक करती है लेकिन डीमन उसकी पैर को पकड़ते हुए जमीन पर पटक देता है। बजुजू भी बोलता है मैं समझ गया तुम ब्रीथिंग के लिए अपनी की टेक्निक का यूज कर रही हो इसलिए अभी तक तुम मेरे पॉइजन से बची हुई थी, तुम्हारे पास
मौका था तुम यहाँ से भाग सकती थी। जिस पे टाओ से लात मारते हुए बोलती है, मैं कभी भी किसी हॉट लड़के का साथ नहीं छोड़ दी। जैसे कि सर टाओ अपना बहुत ही पावरफुल अटैक बजुजू के ऊपर कर दी है, लेकिन इस अटैक के दौरान टाओ ने अपनी बहुत ज्यादा पावर का यूज कर लिया था। वो यहाँ से भागने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि सीधे ही टाओ को खा लेता है। टाओ ने उसके मुंह को पकड़ लिया था। बजुजू भी बोल रहा होता है, तो कौन है वो हॉट लड़का जो कि मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया। लेकिन तभी टाओ को रियलाइज होता है वो उस डीमन से बोल रही है, रोबोट हर वक्त मेरे पास ही में था, मैं उसे अभी भी सेंस कर पा रही हूँ। बजुजू बोलता है, तुम किसकी बात कर रही हो? जिस पे टाओ से बता रही है, दुनिया का सबसे हॉट लड़का आ रहा है तुम्हें जहन्नुम पहुंचाने के लिए। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर को निकल जाता है। इधर बजुजू भी बोल रहा होता है, इंसान ही बिल्कुल ना समझ होते हैं। वो अल्फा को पानी से बाहर निकालता है, ये मेरी बहुत काम आएगी। लेकिन उसके साइड पर हम लॉयड को भी देखते हैं जो कि ग्रीम के साथ पानी में खेल रहा था, और मैं से अपने बॉस में करूंगा ताकि ये मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करे। जिस पे कि लॉयड बोलता है, अच्छा तुमने इसी तरह से उन सभी मॉन्स्टर्स को अपनी बस में किया है। जिस पे कि बजुजू बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, मैंने उस मॉन्स्टर्स के माँ बाप को मार दिया और मैं अपनी पावर की मदद से मैं खुद ही उनका माँ बाप बन गया, और ये सभी अब मेरे गुलाम बन चुके हैं। लॉयड भी बोलता है, तुम बहुत ही घटिया हो। बजुजू बोलता है, तुमने घटिया किसको कहा, और तुम अभी तक इतने आराम से कैसे खड़े हो? बजुजू लॉयड के साइड में ग्रीम को भी देखता है, उसे बोल रहा होता है, तुम भी तो एक डीमन हो, तो फिर तुम इस चूहे का साथ क्यों दे रहे हो? और डीमन कभी भी इंसान का साथ नहीं देते, तुम डीमन के नाम पर एक कलंक हो, और तुम्हारी शकल ऐसे क्यों है? ग्रीम बोलता है, मेरा दोस्त, डीमन होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, लेकिन अब रहने दो, अच्छा हुआ कि तुम मर ही जाओ। और अब बजुजू भी अपनी सभी डीमन से लॉयड के ऊपर अटैक कर पाता है। इधर लॉयड भी अपने ट्रांसम्यूटेशन मैजिक करने के लिए तैयार था। वो अपनी मैजिक पावर की मदद से एक गार्डन जैसा इन्वायरमेंट बनाता है, जिससे कि वो सभी मॉन्स्टर शांत हो जाते हैं। और लॉयड ने बजुजू की ट्रांसम्यूटेशन को भी तोड़ दिया था। बजुजू भी इस पर हैरान था। लॉयड बोलता है, ये तो वही डीमन है। वो उस मॉन्स्टर से बोलता है, जल्दी से टाओ को बाहर निकालो। वो मॉन्स्टर भी टाओ को बाहर निकाल देता है, और अब बजुजू भी दोबारा से अपने पॉइजन का यूज करता है, जिससे कि वो उन सभी मॉन्स्टर्स को काबू में ला सके। लेकिन हम देखते हैं वो सभी मॉन्स्टर अब बजुजू की तरफ ही आ रहे होते हैं। ग्रीम उसे बताता है, इन्हें कुछ याद आ गया है कि कैसे तुमने उनकी मॉमरेट को मारा था। वो सभी मॉन्स्टर अब बजुजू के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन बजुजू को गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। वो बोलता है, मैं इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। बजुजू भी बोल रहा होता है, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते। लॉयड अब ग्रीम से पूछता है, तुमने कहा था कि डीमन को मैजिक से नहीं मारा जा सकता। ग्रीम इस पर हाँ बोलता है। बजुजू भी अपनी डार्क पावर का यूज करता है, जिससे कि वो आसपास के बगीचे को बिल्कुल ही गला देता है। लेकिन तभी लॉयड अपना ऑरा रिलीज करता है। बजुजू भी लॉयड के ऑरा को देखकर हैरान रह जाता है। ग्रीम भी अब बजुजू से बोलता है, क्या तुम समझ गए तुम्हारा मैजिक इस पर काम क्यों नहीं करा? लॉयड बोलता है, मैं बहुत टाइम से अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन आज फाइनली मुझे मौका मिल ही गया। बेचारा बजुजू भी लॉयड के ऑरा को देखकर हैरान हो जाता है। बेचारे बजुजू की तो पैंट ही गीली हो गई थी। वो भी बोल रहा था, इस बच्चे के पास इतना ज्यादा मैजिक कैसे है? लॉयड भी बजुजू को एक बैरियर में कैद करना चाहता था, लेकिन बजुजू उससे बच जाता है और वो वहाँ से भाग रहा होता है। बजुजू को भी पता चल जाता है कि लॉयड उसे बैरियर में कैद करना चाहता था। वो लॉयड के बैरियर से बचकर भाग रहा था। वो जहाँ पर भी जाता उसे लॉयड का बैरियर दिखता। बजुजू की तो हालत ही खराब हो गई थी। ग्रीमी अब लॉयड से पूछता है, मास्टर ऑफ वैसे एक साथ कितनी स्पेल का यूज कर सकती हो? लॉयड उसे बताता है, मैं एक साथ 20 स्पेल्स का यूज कर सकता हूँ, और अगर अब तुम मेरे साथ मर्ज हो जाओ तो मैं और भी ज्यादा स्पेल्स का यूज कर पाऊंगा। ग्रीम उसके साथ तुरंत ही मर्ज हो जाता है। लॉयड और ग्रीम मिलकर अपने बहुत सारे बैरियर्स का यूज करते हैं। वो डीमन उनसे बचते हुए पानी के अंदर आ जाता है, लेकिन वो बैरियर तो पानी के अंदर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वो जैसे ही पानी से बाहर निकलता है, लॉयड उसे तुरंत ही बैरियर में कैद कर लेता है। वो डीमन भी लॉयड के बैरियर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हर पैतरे बेकार थे। लॉयड भी बोल रहा होता है, फाइनली आज मुझे मौका मिल गया, मैं अपने बहुत सारे स्पेल्स का यूज तुम्हारे ऊपर करूंगा। वो डीमन अब लॉयड के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। वो उसे बताता है, जब मैं इस दुनिया का बादशाह बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें एक अच्छी सी पोस्ट दूंगा, चलो बैठकर बातचीत करते हैं। इधर लॉयड ने भी अपने स्पेल को कास्ट करना स्टार्ट कर दिया था, और वो एक साथ अपनी बहुत सारी स्पेल से बजुजू के ऊपर अटैक करता है। बस मैं आप सभी को बता दूं, लॉयड ने एक बार में 240 स्पेल को कास्ट किया था, और अब कुछ मिनट बीत जाते हैं। लॉयड अब उस डीमन से पूछ रहा था, क्या तुम जिंदा भी हो? हम देखते हैं बजुजू की चटनी बन गई होती है। बेचारे डीमन का दुनिया पर राज करने का सपना ही रह जाता है, और अब वो वहाँ से गायब होने लगता है। इधर हम देखते हैं सभी लोग भी होश में आ रहे थे। लॉयड भी सोच रहा होता है, अब मैंने क्या बहाना बताऊं। ग्रीम भी बजुजू के पास जाता है और बोलता है, क्या तुमने देखा, ये बंदा मैजिक के मामले में काफी पावरफुल है, और मैं भी ताकतवर बन रहा हूँ ताकि मैं से अपना बदला ले सकूं। बजुजू भी अपनी सारी पावर अब ग्रीम को दे देता है। इधर लॉयड ने भी सभी को बहाना बता दिया था कि सोर्सरर रोबोट हम यहाँ बचाने के लिए आए थे। टाओ तो रोबोट को ढूंढने में लग जाती है। ग्रीम को भी पता था कि वो लॉयड को अभी नहीं हरा सकता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सभी लोग किंगडम में वापिस आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लड़कियाँ प्रिंस एल्बर्ट की फैन हो जा रही थी। प्रिंस एल्बर्ट तो काफी कमाल के हैं, लेकिन उनके पीछे वो लड़का कौन है? दूसरी लड़की बोलती है, वो हमारे यहाँ के साथ में प्रिंस है, लेकिन एल्बर्ट के मुकाबले वो कुछ भी नहीं है। लेकिन इन सभी की ये बातें सल्फा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। सल्फा बोलती है, क्या कहा तुमने? सभी लड़कियां वहाँ से भाग जाती है। एल्बर्ट भी सोच रहा था अच्छा होता कि हम यहाँ पर किसी बग्गी में बैठ कर आते। और अब नेक्स्ट सीन में महाराज दोनों ही प्रिंस को शाबाशी
दे रहे थे। अल्बर्ट, तुमने काफी अच्छा काम किया। तुमने मॉन्स्टर्स के साथ साथ एक डीमन को भी हराया। तुम इस रियासत के दूसरे प्रिंस हो, इसलिए हमें तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा प्राउड है। लेकिन बड़ो एडवेंचरर रॉबर्ट और टाओ कहाँ पर गए? हमें पता चलता है कि टाओ रॉबर्ट को ढूंढते हुए जंगल में ही चली गई थी। महाराज भी बोलते हैं हम रॉबर्ट और टाओ का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अगर वो दोनों हमारी आर्मी को ज्वाइन करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन एल्बर्ट भी महाराज को बताता है हमारी इस जीत में लॉयड का भी बहुत ही बड़ा हाथ है। उन्होंने स्वॉर्ड के ऊपर अपनी मैजिक स्पेल कास्ट की थी जिससे कि हम उन मॉन्स्टर्स को आसानी से मार पाए। और मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि हमारे अगले राजा लॉयड बने। और वैसे भी प्रिंस लॉयड अपना मैजिक का सही इस्तेमाल करते हैं। महाराज बोलते हैं क्या तुम्हें से कोई भी दिक्कत नहीं है? एल्बर्ट बोलता है नहीं, जो काबिल हो उसे ही किंग बनने देना चाहिए। भले ही प्रिंस लॉयड मैजिक के मामले में हमसे कहीं ज्यादा आगे है, लेकिन हम भी पीछे नहीं रहेंगे। इधर महाराज भी लॉयड से पूछते हैं क्या तुम राजगद्दी के दावेदार बनना चाहते हो? जिसपे कि लॉयड उन्हें साफ साफ मना कर देता है कि उसे राजगद्दी नहीं चाहिए। नेक्स्ट में हम देखते हैं लॉयड बाहर खेल रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से आकर एक बेयर बुल्फ उसे पकड़ लेता है। लॉयड बोलता है अच्छा तुमने मुझे ढूंढ लिया। हमें थोड़ी सी पास्ट का सीन दिखाई देता है जो पर ये सभी लोग जंगल से वापिस आ रहे थे। तभी ये बेयर बुल्फ भी लॉयड के पीछे पीछे यहाँ तक आ गया था। लॉयड भी उस बेयर बुल्फ को खिलाते हैं बोल रहा होता है तुम काफी फ्लफी हो। लेकिन ग्रीम इससे काफी जेलस हो रहा था। लॉयड ने इस बेयर बुल्फ का नाम सीरो रखा था। लेकिन तभी वहाँ पर सल्फा आ जाती है। लॉयड अब ग्रीम को सीरो के अंदर छिपा देता है। सल्फा भी सीरो को देखकर काफी खुश थी। अब लॉयड भी सल्फा को बता रहा होता है मैंने सीरो को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी, लेकिन फिर भी ये मेरी बहुत सी चीजों को नहीं मान रहा है। सल्फा बोलती है आप इसमें अपने मैजिक पावर का यूज कर सकते हो। लॉयड बोलता है बात तो सही है। और अब नेक्स्ट सीन होता है अगले दिन का, जो पर हम देखते हैं लॉयड सीरो को ट्रेनिंग दे रहा था। लेकिन लॉयड सल्फा को बताता है लेकिन इसमें एक कमी है, मैं जब भी इसे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाने के लिए बोलता हूँ या फिर मैं इसे कोई हाई कमांड देता हूँ तो ये कंफ्यूज हो जाता है। और मैंने इसे कमांड स्पेल लिखकर भी भेजी लेकिन ये बार बार कंफ्यूज हो रहा है। सल्फा भी बोल रही होती ऐसा कोई तो होगा जिसके पास मॉन्स्टर्स की काफी जानकारी हो। लॉयड बोलता है इसका मतलब मॉन्स्टर एक्सपर्ट। उन दोनों के दिमाग में एक ही नाम आता है। नेक्स्ट सीन में वो सभी एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे। ग्रीन भी बोलता है मास्टर ये टावर तो कमाल का है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि सीधे ही लॉयड को झपट लेती है और वो सीधे ही लॉयड को किस कर लेती है। सल्फा इस पर काफी जेलस हो रही थी और हमें पता चलता है इस लड़की का नाम एलिस है जो कि यहाँ की 6 प्रिंसेस है, यानी कि वो लॉयड की बड़ी बहन है। सल्फा भी लॉयड को जगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन तभी वहाँ पर एक मेड आती है जो कि एलिस से बोलती है जब भी प्रिंस लॉयड यहाँ पर आते हैं तो आप उन्हें किस क्यों करती है? एलिस उन्हें बताती है क्योंकि वो काफी क्यूट है। एलिस अब लॉयड से पूछती है वैसे तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ? लॉयड उन्हें बताता है मुझे मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ जानना है। लेकिन सल्फा तो 6 प्रिंसेस के पागलपन को देखकर हैरान थी। वो लॉयड को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। लॉयड बोलता है हमें कुछ देर और रुकना चाहिए। लॉयड भी अब एलिस से बोलता है क्या आप हमें अपना कोई मॉन्स्टर दिखा सकती हैं? एलिस बोलती है मैंने उसे पहले ही बुला लिया था। हम सल्फा और लॉयड के पीछे एक मॉन्स्टर को देखते हैं। वो सभी भी हैरान थे। हम लगते हैं उस मॉन्स्टर ने सल्फा के हेलमेट को निकाल लिया था और वैसे इस मॉन्स्टर का नाम है लीरू। इधर लॉयड भी अपने मन में सोच रहा था लीरू मेरे प्रेजेंट डिटेक्शन मैजिक से बच गई, काफी हैरान करने वाला है। इधर एलिस भी सल्फा के हेलमेट को उसे वापस दे देती है। लॉयड भी अपने मन में यही सोच रहा था वैसे एलिस ने लीरू को कमांड कब दी? क्या ये सब एलिस ने अपने मैजिक से किया था? ये एक कॉम्प्लेक्स कमांड है जो कि बिना बोले ही उसने लीरू को दी थी। लॉयड भी एलिस से बोलता है उसे भी इस मैजिक को सीखना है। एलिस बोलती है ये इतना आसान नहीं है। लॉयड बोलता है मुझे चैलेंजेस पसंद है। एलिस बोलती है तो फिर मैं तुम्हें ये मैजिक सिखाने के लिए तैयार हूँ। तो इस मैजिक को सीखने के लिए तुम्हारे मन में मॉन्स्टर्स के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, इससे सभी मॉन्स्टर्स तुम्हारी बात को मानेंगे। हम देखते हैं अब सभी मॉन्स्टर एलिस के पास आ जाते हैं। एलिस लॉयड को बता दी तुम्हें बस इन्हें अपने मन में फील करना है। लेकिन तभी बहुत सारे मॉन्स्टर सल्फा और उस मेड की तरफ जाने लगते हैं। वो सल्फा के पॉकेट में घुस जाते हैं यहाँ तक कि वो उस मेड के दूध को पीने लगते हैं। सल्फा भी घबराते हुए बोल रही होती है प्रिंस लॉयड हमें यहाँ से चलना चाहिए। लॉयड भी अपने मन में सोच रहा था ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। सल्फा बोलती है प्रिंस लॉयड आप ये क्या कर रहे हैं? ये मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं लॉयड अब सल्फा से जाकर चिपक जाता है। वो सल्फा की तारीफ करता है कि आप मुझे हर बार अच्छे से बातचीत करते हैं। लॉयड अब सल्फा से ये भी बोलता है क्या तुम मुझे मोहब्बत करना सिखा सकती हो? सल्फा भी इस पर हाँ बोलती है लेकिन ये बस सल्फा की एक इमेजिनेशन थी। लॉयड भी उस चीज को अच्छे से समझ जाता है जिस टाइम पर एलिस ने उन सभी मॉन्स्टर को फील किया था। उसकी माथा के ऊपर से एक मैजिकल एनर्जी निकल रही थी यानी कि वो सबकॉन्शियस लेवल पर मॉन्स्टर से जुड़ सकती है। इसलिए सभी मॉन्स्टर समझ जाते हैं कि उनके मास्टर को क्या चाहिए। लॉयड भी अपने अंदर मॉन्स्टर्स को फील करता है और वो जीरो को कमांड देता है। लॉयड उसे जो भी कमांड दे रहा था जीरो उसी चीज को कर रहा था। वो मेड और सल्फा भी इसे देखकर हैरान थी। प्रिंस लॉयड ने तो इसे एक ही बार में सीख लिया। सल्फा ही बोलती हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने जैसा सोचा था ये बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। एलिस भी इस पर हैरान थी। वो अपना मुंह फुला लेती है। जिस चीज को सीखने में उसे इतने साल लग गए उसे लॉयड ने बस 1 ही मिनट में कर लिया। लॉयड भी उन्हें मॉन्स्टर्स का लंबा चौड़ा ज्ञान देता है। हमें मॉन्स्टर्स को फील करते टाइम उनसे मोहब्बत करनी होगी। इसे सुनकर तो वो सभी भी हैरान थे और मॉन्स्टर्स के साथ साथ सल्फा, एलिस और वो मेड भी लॉयड से चिपक जाते हैं। नेक्स्ट में वो दोनों महल आ जाते हैं। लॉयड भी खुश था कि उसने इस टेक्निक को सीख लिया है। सल्फा बोलती है इसी खुशी में चलो हम तलवारबाजी करते हैं। लेकिन वहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है जो कि बोलता है आज नहीं, हमें अपने छोटे भाई से कुछ बातचीत करनी
करनी है। शिल्पा बोलती है इन्हें तलवारबाजी सीखने की ज्यादा जरूरत है। एल्बर्ट भी उसे बताता है शिल्पा आपको प्रिंस लॉयड के बिना रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। लॉयड भी अब एल्बर्ट से उसके यहाँ आने का कारण पूछता है। एल्बर्ट उसे बताता है आज मैं तुम्हें अपने बड़ी भाई से मिलवाना चाहता हूँ। इस बंदे का नाम डायन है जो कि यहाँ के चौथे प्रिंस है। डायन भी उससे उसके हाल चाल पूछता है। नेक्स्ट में हम उन तीनों को एक झोपड़ी में देखते हैं जहाँ पर डायन लॉयड से बोल रहा था मैंने सुना है कि तुमने तलवार के ऊपर अपने एंजॉयमेंट मैजिक का यूज किया। लॉयड हाँ बोलता है। अपना हथौड़ा मारते हुए बोलता है इस चीज पर विश्वास करना मुश्किल है इसलिए मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। असल में डायन एक लोहार है जो कि कुछ सालों पहले ही दूसरे देश बोटरम गए थे जो कि लोहारों का देश है और अब इन्हें एंजॉयमेंट में दिलचस्पी आ गई है। डायन भी इनसे बोलता है बाकी की बातचीत हम बाद में करेंगे चलो अब एंजॉयमेंट मैजिक को शुरू करते हैं। लॉयड भी अपने काम को शुरू कर देता है। डायन भी अपने मन में सोच रहा था एंजॉयमेंट मैजिक ये एक हाई लेवल की स्पेल और उसने इसे एक तलवार पर किया इस पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता। लॉयड ने भी अपने काम को खत्म कर लिया था। डायन भी उस तलवार को देखकर हैरान था उसकी तो बोलते ही बंद हो जाती है। एल्बर्ट भी बोलता है तलवार को देखकर कोई भी बता देगा कि ये कितनी खतरनाक है। वह सब एंजॉयमेंट मैजिक बहुत ही कम लोगों के पास होता है। डायन अब एल्बर्ट से बोलता है मेरे छोटे भाई तुमने काफी अच्छा काम किया और तुम्हारी मदद से मेरा सपना पूरा होगा। हम तुम्हारी इस एंजॉयमेंट टेक्निक का यूज करते हुए अल्टीमेट स्पेल बाउंड शॉट को बनाएंगे। लॉयड भी इस नाम को सुनकर हैरान था। डायन उसे बताता है असल में जो एंजॉयमेंट मैजिक से बने हथियार होते हैं उनका कोई भी सामना नहीं कर सकता और हम तुम्हारा एंजॉयमेंट मैजिक को अपने दरबार में कास्ट करेंगे जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा पावरफुल मैजिक को कर पाएंगे और हम दोनों मिलकर एक सुपर वेपन को बनाएंगे जिसका कोई भी मुकाबला नहीं होगा। डायन भी लॉयड और एल्बर्ट को बताता है दरअसल बचपन में मुझे भी मैजिक करने का काफी ज्यादा शौक था लेकिन मुझ में वो बात ही नहीं थी इसलिए मैं अल्टीमेट स्पेल बाउंड शॉट को बनाना चाहता हूँ जिसके अटैक करने से उसमें से आग निकलती है। इससे वो सभी लोग भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें की मैजिक नहीं आता। लॉयड को भी ये प्लान काफी ज्यादा पसंद आता है। नेक्स्ट में वो सभी भी अपने काम में लग जाते हैं। लॉयड भी बोलता है हम इन तलवार में फायर लाइन्स का यूज करेंगे जिस पर डायन उसे बताता है फायर लाइन्स के 14 चैप्टर हैं और हमारी शॉर्ट बस 5 स्पेल को झेल सकती है। लॉयड नहीं बताता है हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। लॉयड ने भी अपनी मैजिक को तैयार कर लिया था। उसे जैसे ही उस तलवार के ऊपर लगाता है वो तलवार ही टूट जाती है। लॉयड को भी समझ आ जाता है कि फायर लाइन्स का वजन बहुत ही ज्यादा था। चलो ठीक है मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। लेकिन अब डायन बाहर देखता है जहाँ पर शिल्पा और सीरू उन्हें काफी देर से घूरे जा रहे थे। डायन भी अब शिल्पा को अंदर बुला लेता है। वो सभी मिलकर तलवार बना रहे थे लेकिन लॉयड का मैजिक काफी खतरनाक होने की वजह से सभी तलवारें टूटती जा रही। लॉयड भी अपने मन में सोच रहा था मैंने तो इस मैजिक की एंसिटी को नॉर्मल फायरबॉल जैसा रखा था लेकिन अभी ग्रीम उसे बताता है इस साहे में किसी चीज की कमी है। लॉयड इसमें उस मटेरियल को मिला देता है लेकिन एक और चीज की कमी थी। लॉयड अब डायन से पूछता है कि तुम्हारे पास हेमेटाइट है। डायन उसे मना कर देता है। लॉयड भी सोच रहा था अब उसे दोबारा से हेमेटाइट को लेने के लिए डंजन में जाना होगा लेकिन शिल्पा भी इसी चीज को लॉयड को बताती है कि हमें डंजन में जाना होगा। लॉयड शिल्पा से बोलता है मानो एक प्रिंस हूँ तो क्या मैं डंजन के अंदर जा सकता हूँ लेकिन शिल्पा उसे बताती है पिछली बार उसने महाराज से परमिशन ले ली थी। नेक्स्ट में वो दोनों भी एडवेंचरस गिल्ड आ जाते हैं जहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम कैटरीना है वो उनको स्वागत करती है। वो उन्हें एक फॉर्म देती है जिसमें लॉयड को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी थी। लॉयड भी अपनी जानकारी लिखने में लग जाता है। कैटरीना उन्हें बताती है उसके बाद आपको इस क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखना होगा जैसे कि हमें आपका बाकी डेटा भी मिल जाएगा। लॉयड भी अब याद करता मैंने अपनी पिछली दुनिया में भी इस मैजिक बॉल को देखा था जैसे कि हमारी मैजिक पावर डिसाइड होती है। लॉयड थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्या इस फायरबॉल को छूते ही ये फायरबॉल ब्लास्ट हो जाएगी। इसलिए अब लॉयड अपनी काफी हद तक मैजिक पावर को कम कर देता है। वो जैसे उस क्रिस्टल बॉल को छूता है उसकी रैंक ई होती है। वहाँ खड़े सभी लोग भी लॉयड के ऊपर हंसने लगते हैं। कैटरीना भी बोलती है तुम्हारी रैंक ई है लेकिन तुम्हारी मैजिक की रैंक ए है। लॉयड इस पर निराश हो जाता है। उसे तो लग रहा था कि इसकी रैंक थोड़ी सी ज्यादा आएगी। कैटरीना भी बोलती है मुझे इसी की उम्मीद थी। सिल्वर ब्लेड के बाद प्रिंस लॉयड ही होंगे जो कि काफी बड़े एडवेंचरर बनेंगे लेकिन दूसरे एडवेंचरर को ये बात पसंद नहीं आती क्या वो इस बच्चे की बराबरी सिल्वर ब्लेड से कर रहे हैं। असल में सिल्वर ब्लेडर वो है जिसने की अपने टाइम में काफी डंजन्स को पार किया और रैंक पे आने के बाद वो कहीं पर गायब हो गई और एक कल का सिल्वर ब्लेडर की क्या ही बराबरी करेगा। वो सभी एडवेंचरर इस पर काफी गुस्सा थे और अब शिल्पा भी कैटरीना से बोली है अब हमें किसी मिशन पर जाना चाहिए जिस पर कैटरीना ने बता दी है। लॉयड को मिशन पर जाने के लिए उसके साथ किसी बी रैंक का होना जरूरी है जिस पर शिल्पा उसे बता दी है। तो फिर मैं अपने आप को री रजिस्टर करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी एक एडवेंचरर शिल्पा के कंधों पर हाथ रखते हुए बोलता है सुनो बैब इस बच्चे का साथ छोड़ो और मेरे साथ एक मिशन रेड पर चलो काफी मजे करेंगे। लेकिन पलक झपकते ही शिल्पा अपनी तलवार से उसकी मूंछों को ही काट देती है। कैटरीना भी बोल रही थी तुमने गलत लड़की पर हाथ डाल लिया। असल में शिल्पा ही वो सिल्वर ब्लेड है और ये सभी लोग शिल्पा के लिए पागल ही हो जाते हैं। इधर कैटरीना ने भी लॉयड को भी अपना मिशन दे दिया था लेकिन तभी वहाँ पर टाओ भी आ जाती है जो कि बोलती है क्या किसी को मदद की जरूरत है। लेकिन शिल्पा लॉयड को लेकर वहाँ से जाने लगती है। टाओ भी बोलती है तुम कहाँ पर जा रही हो। शिल्पा से पूछती है तुम तो रॉबर्ट के पीछे गई थी ना। टाओ से बताती है मैंने रॉबर्ट को बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला यहाँ तक कि मैंने किसी डंजन को भी नहीं छोड़ा और डंजन को पार करते हुए मेरी रैंक ए हो गई। मैं तुम्हारी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसके बदले में प्रिंस एल्बर्ट से मेरे
मेरी सेटिंग करवा दो। रॉबर्ट नहीं तो प्रिंसेस रोडी चलेंगे। इधर लॉर्ड भी अपने लिए किसी मिशन को देख रहा था और शिल्पा ने टाव को पकड़ रखा था। इधर हम देखते हैं वो सभी एडवेंचरर भी शिल्पा को देखने के लिए पागल हुए जा रहे थे। लॉर्ड भी बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि शिल्पा तुम एक एडवेंचरर होगी, जिसपे कि शिल्पा उसे बता दी है मैं एक शॉर्ट इंस्ट्रक्टर बनने से पहले एक एडवेंचरर थी, लेकिन मैं उस टाइम पर काफी ज्यादा अमेच्योर हुआ करती थी। मैंने काफी लंबे अरसे तक एडवेंचर किया और उस दौरान मेरा सामना बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर से हुआ था जिन्हें कि मैं नहीं हरा पाई और उनका नाम था आसासन गिल्ड। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लॉर्ड, शिल्पा और टाव बहुत सारे डेंजर्स में जाते हैं जहाँ से वो अपने लिए सारे सामान को इकट्ठा कर रहे थे। नेक्स्ट सीन जाता है महल की तरफ जहाँ पर एल्बर्ट डायन से पूछता है वैसे काम कैसा चल रहा है। डायन भी बोलता है काम बिल्कुल ठीक चल रहा है, मैं सिर्फ लॉर्ड का ही इंतजार कर रहा हूँ। एल्बर्ट भी बोलता है तो फिर कुछ दिनों में लगेंगे। डायन भी समझ जाता है अभी ये मत बोलना कि वॉर होने वाली है। एल्बर्ट बोलते हैं हाँ बिल्कुल, हालात अब बहुत पीरा खराब होते जा रहे हैं। डायन उसे बोलता है मुझे और टाइम चाहिए, मैं बस लॉर्ड का ही इंतजार कर रहा हूँ। एल्बर्ट बोलता है इसकी चिंता आप ना करें, वो सभी अब किंगडम से काफी टाइम तक बाहर रहे तो हम चाहते हैं कि आप लॉर्ड के साथ टाइम बिताएं। जहाँ तक रहती है वॉर की वो हम किसी न किसी तरीके से हैंडल कर ही लेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर लॉर्ड भी अपने सामान को लेकर आ जाता है और अब वो सभी भी साथ मिलकर अपने काम में लग जाते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लॉर्ड ने स्पेलबाउंड शॉट को बना लिया था। डायन भी उसे ट्राई करता है, वो एक टारगेट के ऊपर अटैक करता है लेकिन वो अटैक काफी पावरफुल था, एक साथ बहुत सारे टारगेट ही उड़ जाते हैं। एल्बर्ट बोलता है देखा तुमने इस शॉट में कितनी पावर है। वो सभी लोग हैरान थे। लॉर्ड भी बेचारा सोच रहा था मैंने कुछ ज्यादा ही मैजिक का यूज कर दिया। नेक्स्ट में हम लॉर्ड को उसके कमरे में देखते हैं और आज लॉर्ड ने काफी ज्यादा काम किया था इसलिए वो बस आराम करना चाहता है। लॉर्ड भी समझ जाता है कि एल्बर्ट ने उसे पूरी बात नहीं बताई है, कुछ तो होने वाला है। लॉर्ड भी अपने डिटेक्शन मैजिक का यूज करता है, वो अपने गार्डन में किसी अजीब सी चीज को नोटिस करता है। लॉर्ड भी इस पर हैरान था, उसे तो लग रहा था कि सीरो इस चीज को भाप लेगा लेकिन वो भी इस चीज को सेंस नहीं कर पाया। हम महल के गार्डन में एक लड़की को देखते हैं। हम देखते हैं वो लड़की अब वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन तभी उसके पीछे लॉर्ड आ जाता है। वो लड़की लॉर्ड को देखकर वहाँ से भागने लगती है लेकिन लॉर्ड का बैरियर उसे रोक लेता है। लॉर्ड उसे बताता है क्यों ना हम बैठकर थोड़ी देर बातचीत कर ले, वैसे भी तुम इस बैरियर को नहीं तोड़ पाओगी। वैसे इस लड़की का नाम रेन है जो कि अपनी पोजीशन का यूज करते हुए लॉर्ड के ऊपर अटैक करती है। लॉर्ड अपने आप को हील करने की भी कोशिश करता है लेकिन रेन उसे बताती है इसका कोई भी फायदा नहीं है, मरा जहर को कोई भी नहीं काट सकता। और अब लॉर्ड भी अपने मन में सोच रहा होता है इस लड़की के पास एक ऐसा जहर है जिसे कि कोई भी नहीं काट सकता और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि इस जहर का इस्तेमाल कर पाते हैं। ये लोग जहर के साथ ही पैदा होते हैं और इन्हें कहा जाता है द ग्लाइडेड और ये लड़की एक पॉइजन ग्लाइडेड है। और अब रेन अपनी एक ही किक से लॉर्ड के बैरियर को तोड़ देती है। लॉर्ड भी इस पर खुश था कि इसने मेरे बैरियर को तोड़ दिया, सर इसने अपने पॉइजन का यूज किया होगा। रेन उसे बताती है मैंने तुम्हारे ऊपर ज्यादा पॉइजन का यूज नहीं किया है, तुम बस कुछ दिनों में ठीक हो जाओगे। ऐसा कहकर रेन वहाँ से चली जाती है लेकिन तभी वहाँ पर ग्रीम भी आ जाता है जो कि लॉर्ड से बोलता है क्या आप इस जहर को सह लेंगे। लॉर्ड बोलता है हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैं हाई क्लास की हीलिंग एबिलिटी का यूज कर रहा हूँ जो कि मेरी बॉडी को धीरे धीरे हील कर रही है और वैसे भी रेन का जहर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ग्रीम बोलता है तो फिर आपने उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, जिस पर कि लॉर्ड उसे बताता है मानो सोचा कि वो अपने अड्डे तक मुझे खुद ही लेकर जाएगी। ग्रीम को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लॉर्ड उसे बताता है रेन असल में असैसिन गिल्ड से है और सल्पा ने मुझे असैसिन गिल्ड के बारे में बताया था। यहाँ तक कि मैंने रेन की फोटो एडवेंचरर गिल्ड में भी देखी थी और असैसिन गिल्ड पर एक भारी इनाम भी रखा गया है। लॉर्ड भी खुश था कि उसे कुछ तो ताकतवर लोग मिलेंगे जिनसे कि वो सामना कर सकता है। हम देखते हैं रेन भी अपने अड्डे की तरफ जा रही थी। लॉर्ड ने उसके ऊपर भी एक बैरियर कास्ट कर दिया था जिसकी मदद से लॉर्ड भी उसके पीछे जाने लगता है। इधर हम महल के बाहर शिल्पा को भी देखते हैं जो कि लॉर्ड को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई थी। नेक्स्ट सीन होता है असैसिन गिल्ड के अड्डे का जहाँ पर टकला रेन से बोल रहा होता है एक बंदे ने तुम्हें देख लिया और तुम उसे जिंदा छोड़ा है। रेन उसे बताती है वो तो एक छोटा सा बच्चा था और मुझे ये भी खबर मिली है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पेल बाउंड शॉट को बना रहे हैं और ये सीधे सीधे जंग का इशारा है। ये टकला बोलता है रेन जेड की तरफ ऐसा ना बंद करो, वो सभी हमारा लीडर यहाँ से जा चुका है। रेन बताती है मुझे इस चीज पर विश्वास नहीं है, मुझे पता है कि जेड मुझसे मिलने जरूर आएगा और इस जेड कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। लेकिन हम देखते हैं उन लोगों ने लॉर्ड को नोटिस कर लिया होता है जो कि चुप कर उनकी बातें सुन रहा था। ये सभी लोग भी समझ जाते हैं कि लॉर्ड 7 प्रिंस है। पहले तो ये सभी लोग लॉर्ड की तारीफ ही करते हैं लेकिन अब लॉर्ड को असैसिन गिल्ड के बारे में पता चल चुका है इसलिए बहुत से यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। लॉर्ड अपना बैरियर खुद ब खुद हटा देता है। ग्रीम उससे पूछता है कि आपने बैरियर क्यों हटाया। लॉर्ड इस चीज पर काफी खुश था कि उसे ताकतवर लोगों का सामना करना पड़ेगा। लॉर्ड भी अब फाइट के लिए तैयार होता है। ये हरे बालों वाला बंदा लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन लॉर्ड भी अपने मार्शल आर्ट के बूब से उसके अटैक को डॉज कर रहा था। वैसे ये बंदा काफी फ्लेक्सिबल है जो कि अपने हाथ को लॉर्ड के हाथ से घुमाते हुए उसके मुंह पर एक पंच मारता है। वैसे इसका नाम बहुत ही ज्यादा अजीब है इसलिए मैं इसे गेरम बुलाऊंगा। लॉर्ड भी अब गेरम की पावर को देखकर काफी ज्यादा खुश था लेकिन अभी लॉर्ड के पीछे से एक बंदा आता है जो कि अपने ग्रेविटी मैजिक से लॉर्ड को जमीन में घुसा देता है। वैसे इस बंदे का नाम क्रो है। हम देखते हैं वो टकला अब लॉर्ड के ऊपर हमला करने वाला होता है। लॉर्ड अपने मैजिक का यूज करते हुए क्रो के ग्रेविटी मैजिक से बच जाता है, साथ ही में टकले के अटैक से भी। लेकिन लॉर्ड के हाथ पैर इस टकले से चिपक गए थे। इस टकले का नाम भी बहुत ही अजीब है इसलिए हम इसे वैंग कहेंगे। लेकिन लॉर्ड अपने कपड़े उतार कर उससे पीछे आ जाता है लेकिन तभी ये
लड़की लॉयड के ऊपर हमला कर देती है। ये लड़की भी अब लॉयड से बोलती है, इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी तुम इतनी ज्यादा शांत कैसे हो और तुम तो स्माइल कर रहे हो। वो लड़की अपनी तलवार से लॉयड के ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन लॉयड उसके हर अटैक से बच रहा था। लेकिन तभी वो लड़की अपने पैर में ही अपनी तलवार को घुसा लेती है। हम देखते हैं वो जख्म अब लॉयड के पैर पर भी आ जाता है। वैसे इस लड़की का नाम डारिया है, जो कि अपने पैन को किसी के साथ भी शेयर कर सकती है। लेकिन लॉयड को तो इस दर्द में काफी मजे आ रहे थे। अब हम लॉयड को देखते हैं जो कि अपने हीलिंग मैजिक से अपने आप को हील कर लेता है। वो सभी लोग भी इस पर हैरान थे, लेकिन तभी लॉयड अपनी बूस्ट स्ट्रेंथ का यूज करता है। वो उस लड़की से बोल रहा होता है, अगर मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हारे ऊपर हमला कर तो क्या वो दर्द भी अब मुझे होगा? चलो ठीक है, मैं इसे खुद ही ट्राई कर लूंगा। ये सभी लोग भी लॉयड को ऐसा देखकर हैरान थे। वैंग भी बोल रहा होता है, ये तो मुझे सिल्वर ब्लेडर की तरह लग रहा है, जिसकी फाइट मुझसे बहुत सालों पहले हुई थी। अब से मैं इस बंदे को चैन बुलाऊंगा। अब लॉयड सीधा ही चैन के ऊपर अटैक कर देता है। लॉयड के कुछ ही अटैक से चैन की हालत खराब हो जाती है और अब वांग और क्रो एक साथ लॉयड के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन लॉयड अपनी स्पीड का यूज करते हुए वहां से भाग जाता है। क्रो का मैजिक वांग के ऊपर हो जाता है, जिससे कि वांग दूर जाकर डारिया से चिपक जाता है। लॉयड अब क्रो के ऊपर अटैक कर देता है। क्रो तो लॉयड की स्पीड को देखकर हैरान था। लॉयड अपना लास्ट अटैक करता है, जैसे कि क्रो जमीन के अंदर घुस जाता है। हम देखते हैं वांग को लॉयड के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। वो आगे जाने लगता है, लेकिन डारिया उसे बताती है आगे मत जाना, लेकिन वांग उसकी बात को नहीं मानता। हम देखते हैं उसकी स्पाइडर जेल की वजह से डारिया के कपड़े ही फट जाते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि आगे मत जाना। वांग इस पर डारिया से माफी मांगता है, लेकिन तभी लॉयड डारिया के ऊपर अटैक कर देता है। डारिया उसके अटैक को ब्लॉक करती है। डारिया लॉयड को बताती है, भूलना मत प्रिंस लॉयड, अगर तुमने मेरे ऊपर अटैक किया तो वो पेन तुम्हारे साथ भी शेयर होगा। लेकिन लॉयड तो इस पर काफी खुश था, वो इसे आजमाना चाहता था। डारिया इस पर हैरान हो जाती है। लॉयड उसे लात मारकर दूर फेंकता है, जिससे कि डारिया की हालत खराब हो जाती है और वो दर्द लॉयड को भी होता है। लॉयड को तो इस दर्द में काफी मजे आ रहे थे, लेकिन पीछे से आकर वांग उसके हाथों को पकड़ लेता है। बच्चा बहुत हुआ, लेकिन लॉयड ने ग्लव्स पहन रखे थे। वो वांग की पकड़ से छूट जाता है और वो अपने मैजिक से वांग के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि वांग दूर जाकर गिरता है। और अब लॉयड भी रैन से बोलता है, अब तुम्हारी बारी है। रैन को तो लग रहा था कि ये बंदा तो संकी है, लेकिन तभी वांग लॉयड को बताता है, रैन तुमसे फाइट नहीं करेगी। अगर रैन ने अपने पॉइजन का यूज किया तो हम ही मारे जाएंगे। और अब लॉयड भी वांग से बोलता है, उससे एक बात तो साफ है, तुम्हारी पावर्स पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। जिस पे कि वांग बोलता है, हाँ बिल्कुल, और अगर हमारी पावर्स पर हमारा कंट्रोल होता तो हम कभी भी एक क्रिमिनल नहीं बनते। वांग अब लॉयड के ऊपर अटैक कर देता, लेकिन लॉयड उसके अटैक से बचते हुए उसके ऊपर अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है। रेन वांग को खतरे में देखकर लॉयड के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन लॉयड ने अपने बैरियर से रेन को रोक दिया था। लॉयड इसे बताता है, अगर तुमने मुझे छेड़ा तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वांग रेन को शांत होने के लिए बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं अब ठीक ही नहीं हुआ, बल्कि अब मेरी पावर्स भी मेरे कंट्रोल में है। वो सभी भी इस चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं। लॉयड इसे बताता है, इसलिए मैंने अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर किया, क्योंकि तुम अपनी मैजिक पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए तुम्हें किसी की मदद की जरूरत थी। वांग इस पर इमोशनल हो जाता है। वो इस चीज पर खुश था कि उस पे से अब कर्ज हट चुका है। लॉयड अब वहाँ पर सभी को ठीक कर देता है। वो सभी भी अब काफी खुश थे, क्योंकि पावर्स अब उनके कंट्रोल में है। लॉयड ने रैन को भी ठीक कर दिया था। वांग अब रैन की पास जाता है, उससे बोलता है, रैन अब तुम्हारी बॉडी से जहर नहीं निकल रहा है, अब तुम जो चाहो वो कपड़े पहन सकती हो। रैन बोलती है, मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। चेन बोलता है, झूठी कहेगी। रैन उसे बताती है, उस लड़के ने मुझे छुआ था। इधर हम देखते हैं डारिया को, जो कि लॉयड को कपड़े पहना रही थी। रैन भी गुस्सा होते हुए बोलती है, तुम इसे मेरे कपड़े क्यों पहना रही हो? डारिया उसे बताती है, हम तो लॉयड के कर्जदार है, उसकी वजह से हम अपनी मैजिक पावर को कंट्रोल कर पा रहे हैं। जिस पे कि रैन बोलती है, ये तो हमारे खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। जिस पे ग्रिम उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है, सुनो लड़की, मेरा मास्टर ने बस मस्ती के लिए उस स्वॉर्ड को तैयार किया है, न कि जंग के लिए। वो दोनों वहाँ पर लड़ने लगते हैं, लेकिन लॉयड उन्हें शांत करते हुए बोलता है, रैन अब तुम्हारी पावर पर तुम्हारा कंट्रोल है, तो क्या तुम मुझे अपनी पावर दिखा सकती हो? वैंग बोलते हैं, अभी नहीं प्रिंस लॉयड, अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो कि तुम्हें जाननी बाकी है। हम देखते हैं वांग प्रिंस लॉयड के कपड़ों को धो रहा था। वांग बोलता है, ये कहानी बहुत ही लंबी है, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे असैसिन गिल्ड बने। और हमारा लीडर जिसके पास टेलीपोर्टेशन है, उसका नाम है ज़ेड ऑफ शैडो वुल्फ। टेलीपोर्टेशन का नाम सुनकर लॉयड काफी खुश हो जाता है। और अब सीन जाता है थोड़े से पास्ट में, जहाँ पर हम असैसिन गिल्ड के लीडर ज़ेड को देखते हैं। वांग भी अब ज़ेड से पूछता है, तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे? ज़ेड उन्हें बताता है, मैं गलती से एक रेगिस्तान में टेलीपोर्ट हो गया था और वहाँ पर मैंने बहुत ही बड़े बड़े पिरामिड देखे और ज़ेड के ऊपर एक ऐसा श्राप था जैसे कि वो अचानक कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो जाता है। ज़ेड उन्हें एक कॉइन को दिखाता है और उन्हें बताता है, और सही है हमारे असैसिन गिल्ड का एम्बलम होगा और आज से हम बहुत चीजें करेंगे जो कि एडवेंचरस नहीं कर पाते, और हम काम खत्म करने के बाद एक एम्बलम को छोड़ देंगे जिससे कि लोगों को पता चलेगा कि असैसिन गिल्ड शांति के लिए काम करते हैं और इससे हम भी दिन का सूरज देख पाएंगे। लेकिन तभी ज़ेड अचानक ही कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है। सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ पर वोंग लॉयड को बताता है, ज़ेड के जाने के बाद से हम उसी काम को करते हैं जो कि एडवेंचरस नहीं कर पाते। लॉयड अब वोंग से बोलता है, उसे टेलीपोर्टेशन के बारे में और जानना है। हमें बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी जब हमें पता चला था कि लॉर्ड डॉस जंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तभी अचानक ही ज़ेड यहाँ से टेलीपोर्ट हो गया। लेकिन तभी वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन घेरा बनने लगता है। वहाँ पर एक लेटर अपीयर होता है
है और अब सीन होता है कुछ देर के बाद का, जहाँ पर शिल्पा दीवार को तोड़ते हुए अससन गिल्ड के अड्डे पर आ जाती है। लेकिन लॉयड और वो सभी लोग यहाँ पर नहीं होते हैं। लेकिन तभी सीरो को लॉयड का लेटर मिलता है। नेक्स्ट में एल्बर्ट इस लेटर को पढ़ रहा था। लेटर में लॉयड ने लिखा था, मैं अससन गिल्ड के साथ लॉर्ड डॉस के लॉर्ड के महल में जा रहा हूँ। ये सब सुनकर एल्बर्ट की फट की हाथ में आ जाती है और वैसे भी लॉर्ड डॉस के साथ हमारे रिश्ते बहुत ही ज्यादा कमजोर है और लॉर्ड असैसिन्स के साथ क्या कर रहा है, क्या लॉर्ड किडनैप हो चुका है, नहीं तो हमें जंग छेड़नी पड़ेगी। डॉन उसे बताता है हम बिना किसी सबूत को जंग को नहीं छेड़ सकते। एल्बर्ट भी इसकी बात को मानता है, हमें जितना हो सके जंग से दूर रहना है। लेकिन तब शिल्पा एल्बर्ट को बताती है हमें अससन गिल्ड के अड्डे पर लॉर्ड के कपड़े मिले। एल्बर्ट बोलता है शिल्पा तुम्हारा कहने का मतलब ये है उन्होंने लॉर्ड के कपड़े उतारे। शिल्पा बोलती है ये वैसे थोड़े से चिपचिपे हैं, उन्हें तो लग रहा था कि लॉर्ड के साथ कुछ और ही हुआ है। बस अब बहुत हुआ, अब तो जंग छड़ कर रहेगी। नेक्स्ट सीन में हम लॉर्ड और अससन गिल्ड को देखते हैं। लॉर्ड उन सभी को काफी स्पीड में लॉर्ड डॉस के महल पर लेकर जा रहा था। रोमना एक सीन होता है थोड़े से पास्ट का, जहाँ पर हम सभी को पता चलता है ये तो लेटर जेड का है। वो उसे पढ़ता है। लेटर में जेड ने ये लिखा था, मैंने लॉर्ड डॉस के महल पर कब्जा कर लिया है, यहाँ तक कि मैंने सभी दुश्मनों को हरा दिया है और अब मैं तुम सभी का वहाँ पर स्वागत करता हूँ। मैंने एक बड़ी पार्टी रखी है। वो सभी लोग इस पर खुश हो जाते हैं कि जेड इस फाइट को जीत चुका है और अब वांग भी लॉर्ड से बोल रहा होता है, तो हम लॉर्ड डॉस के महल में जा रहे हैं जेड से मिलने के लिए और आपने हमें कर से मुक्त किया तो हम आपके बहुत ही आसान बन रहेंगे। इधर अब रैन भी लॉर्ड से बोलती है कि तुम हमेशा लॉर्ड डॉस के महल में आ सकती हो ताकि तुम जेड को भी कर से आजाद कर सको। लेकिन तभी लॉर्ड रैन को बताता है, रैन तुमने इसमें एक चीज को नोटिस नहीं किया, ये लेटर बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर टेलीपोर्ट हुआ है। रैन फिर बोलती है हाँ, लेकिन लॉर्ड ने बताता है असल में टेलीपोर्टेशन वो मैजिक होता है जिसे किसी को भी सीखने में टाइम के साथ साथ मेहनत भी लगती है, इसे सीखना आसान नहीं है। वो सभी लोग भी अब समझ जाते हैं कि जेड अब अपनी पावर को कंट्रोल कर पा रहा है, लेकिन उन्हें अभी भी शक था कि हम इस लेटर पर विश्वास करें या फिर नहीं। रैन भी इमोशनल होते हुए बोलती है, मुझे लगता है कि जेड अपनी पावर को कंट्रोल कर पा रहा है। जिस पर कि लॉर्ड बोलता है, तो फिर मेरा तुम्हारे साथ जाना बेकार है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ आऊंगा क्योंकि मुझे टेलीपोर्टेशन सीखना है। वो रैन के सर पर अपनी उंगली मारते हुए बोलता है, चिंता मत कर, अगर कुछ भी होता है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम देखते हैं रैन वहाँ पर शर्माने लगती है। वैक्सीन में ये सभी लॉर्ड डॉस के महल के थोड़े से पास में पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं उन सभी की हालत खराब होती है। लॉर्ड ने बताता है हमें बस 10 मिनट ही लगे यहाँ पर पहुंचने के लिए, इसी में तुम्हारी हालत खराब हो गई। लेकिन अभी रैन बोलती है, अगर तुम्हारा रोकने का प्लान है तो मैं जंगल से जाकर कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। डारिया उसे मना करती है, लेकिन फिर भी रैन खाना लेने के लिए चली जाती है। जैन अब लॉर्ड को बताता है, असल में रैन जंगलों में ही पली बड़ी है, असली बस वो तुम्हारे सामने कूल दिखना चाहती है। असल में बात ये है, जब रैन छोटी सी थी तो उसके जहर से उसके माता पिता की मौत हो गई। तब से ही रैन जंगल में सर्वाइव कर रही है। वो जेड ही था जो कि रैन से मिला था। और हमने एक सीन होता है थोड़ा से पास्ट का, जहाँ पर जेड रैन को जंगल से पकड़ के अपने अड्डे पर ले आता है और उन्हें बताता है ये अससन गिल्ड की न्यू मेंबर है। वो बोलता है इस लड़की में जहर है, हो सकता है हम भी मारा जाए। लेकिन जेड बताता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो उसे यहाँ के तौर तरीके सिखा देगा। इसलिए वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो रैन को ट्रेन करेंगे। वांग उसका टीचर बनेगा, डारिया और क्रो उसके लिए कपड़े डिजाइन करेंगे और चैन उसके लिए अच्छा सा खाना बनाएगा। उन सभी ने रैन के लिए कपड़े भी बना लिए थे, जिस पर रैन अच्छी भी लग रही थी। रैन इमोशनल होकर वहीं पर रोने लगती है। सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ पर डारिया बोलती है तब से ही जेड रैन के लिए उसके बड़े भाई जैसा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रैन ने उन सभी के लिए कुछ खाने के लिए बनाया था। चैन भी बोल रहा होता है ये खाने लायक तो नहीं दिख रहा है। वो क्रो से भी बोलता है क्या तुम अपनी मैजिक पावर से इसे खाने लायक बना सकते हो। लेकिन रैन उसके पेट में मुक्का मारती है और उसे बोलती है मना से बहुत ही प्यार से बनाया है और जंगल में इससे अच्छा तुम्हें और कुछ खाने लायक नहीं मिलेगा। डारिया रैन को बता दी असल में लॉर्ड एक प्रिंस है, वो ऐसा खाना नहीं खाएगा। लेकिन वही हम उनके पीछे देखते हैं लॉर्ड तो काफी मजे से इस खाने को खा रहा था। ग्रेम भी बोलता है ये खाना तो काफी टेस्टी है। वो सभी लोग हैरान थे और अब वो सभी भी खाने को ट्राई करते हैं। उन्हें भी रैन का बनाया हुआ खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। और अब सीन थोड़ा सा पास्ट में जाता है, जहाँ पर जेड इन सभी को बताता है एडवेंचरस ने जो हमारे ऊपर इनाम रखा वो उसे हटाने की बात कर रहे हैं। सभी लोग इस पर खुश हो जाते हैं। जेड उन्हें बताता है बस वो अभी सोच ही रहे हैं। वो बोलता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम बात तो आगे बढ़ी। लेकिन जेड उन्हें एक और पुरानी बात बताता है, दोस्तों असल में मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक अनाथ लड़का हूँ, लेकिन ये बात झूठ थी। असल में मैं लॉर्ड डॉस का तीसरा प्रिंस हूँ और मैंने बस अभी तक तुम्हारा इस्तेमाल ही किया है। लॉर्ड डॉस के ऊपर डीमन का खतरा मंडरा रहा है जो कि लोगों को मारकर उनके शरीर पर कब्जा कर लेते हैं। मुझे उन सभी को हराने में तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा। डारिया बोलती है इसका मतलब तुम काफी ज्यादा अमीर हो। जेड भी हैरान था कि इन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग जेड को बताते हैं इसके बारे में हमें पहले से ही पता था। डारिया जेड को बताती है हम तुम्हारी इसमें पूरी मदद करेंगे, साथ ही में हम तुम्हारे दुश्मनों को भी नहीं छोड़ेंगे। जेड उन्हें ये भी बताता है असल में मेरे परिवार और मेरे ऊपर एक श्राप है, लेकिन मैंने जो तुम्हारे साथ टाइम बिताया था वो काफी अनमोल है और मैंने लॉर्ड डॉस को भुलाकर तुम्हारे साथ रहना पसंद किया। मैंने इसके बारे में बहुत ही बार सोचा था, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। लॉर्ड डॉस की तरफ से एक ना एक दिन जंग की शुरुआत हो ही जाएगी। मतलब तुम सभी मुझसे एक वादा करो, अगर मैं यहाँ पर रहूँ या फिर ना रहूँ हमारा गिल्ड ऐसा ही चलता रहेगा।
करूंगा और अगर मैं लॉर्ड डोस का राजा बनता हूँ तो मैं श्रापित लोगों के लिए एक शहर बनाऊंगा जिसमें हम सभी मिलकर साथ रहेंगे। और अब सीन आता है प्रेजेंट में। वो सभी लोग खाना खाने के बाद लॉर्ड डोस के महल की तरफ जाने लगते हैं। हम देखते हैं लॉर्ड डोस हो गया था, लेकिन तभी रैन उन सभी को बताती हम सभी लॉर्ड डोस के महल आ चुके हैं और मैं नहीं चाहती कि हम लॉर्ड को और भी ज्यादा खतरे में डालें। और वो लेटर सही था या फिर झूठ, हमें इसके बारे में भी नहीं पता है, इसलिए हम लॉर्ड को खतरे में नहीं डालेंगे। वो ग्रीम से बोलती है क्या तुम यहाँ पर रुककर लॉर्ड का ख्याल रखोगे? ग्रीम बोलता है क्या तुम पागल हो जैसी बात कर रही हो? वो सभी लोग इस पर एग्री करते हैं कि हम प्रिंस लॉर्ड के काम को आसान बनाना चाहते हैं। और वो सभी लोग महल की दीवार के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं नीचे तो पार्टी की तैयारियां चल रही थी। ग्रीम बोलता है मुझे तो यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, अच्छा होता कि हम मास्टर को यहाँ पर लेकर आते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बटलर आ जाता है जो कि उनसे बोलता है क्या तुम अससन गिल्ड हो? वो उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। हम देखते हैं अससन गिल्ड की काफी ज्यादा खातिरदारी की जा रही थी। ग्रीम भी अब लॉर्ड को लेने के लिए जा रहा था, लेकिन रैन उसे रोक लेती है कि वो इतने टाइम बाद जेड से मिल रही है, इसलिए वो काफी ज्यादा नर्वस है, इसलिए वो ग्रीम को अपने साथ ही रोक लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर जेड भी आ जाता है जो कि उनसे बोल मेरा दोस्तों मैं तुमसे काफी टाइम बाद मिल रहा हूँ। वो सभी लोग जेड को देखकर वहाँ पर इमोशनली हो जाते हैं। जेड बोलता है रुको, मैं इन कपड़ों में अजीब लग रहा हूँ। वो टेलीपोर्टेशन से अपने कपड़ों को चेंज कर लेता है। उन सभी को पता चलता है कि जेड अब अपनी पावर को कंट्रोल कर पा रहा है और अब ग्रीम रैन को आगे करता है। वो जेड से बातचीत करने में काफी ज्यादा नर्वस थी। रैन अब जेड से बोलती है मुझे तुमसे बहुत सी बातचीत करनी है, लेकिन मेरे पास शब्द ही नहीं है। जेड उसे बताता है मेरे पास भी। ग्रीम की आंखों से भी आंसू की धाराएं बहने लगती है, लेकिन जेड बोलता है मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता। जेड अपने असली रूप में आ जाता है, यहाँ तक कि वहाँ खड़े लोग भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। जेड अपने ग्रेविटी मैजिक से उन सभी को घुटनों पर ले आता है। रैन भी अब जेड से पूछती है वो ये सब क्यों कर रहा है, जिस पर जेड भी अपने डीमन साथियों से बोल रहा था इन सभी के शरीर को देख लो और चूज कर लो कि तुम्हें कौन सी बॉडी चाहिए। और बस ये लड़की कौन है, मुझे तो इसका नाम भी नहीं याद है। हाँ ये तो वही जहर वाली है। लेकिन तभी ग्रीम जेड के ऊपर अटैक कर देता है। वो उन सभी को बता रहा था जल्दी यहाँ से भागो और मास्टर को लेकर आओ। लेकिन तभी जेड अपने टेलीपोर्टेशन से ग्रीम को एक बहुत ही जोर से लात मारता है, जिससे ग्रीम बहुत ही दूर चला जाता है। एक छोटा डीमन मेरे काम में टांग अड़ा रहा है। हम देखते हैं ग्रीम लॉर्ड के पास जाकर गिरता है, जैसे कि लॉर्ड भी नींद से जाग जाता है। लॉर्ड भी अब ग्रीम की हालत को देखता है, वो समझ जाता है कि कुछ तो बुरा हुआ है। रेन अब जेड से पूछती है कि वो ये सब क्या कर रहा है, लेकिन तभी ये बटलर बोलता है क्या तुम अभी भी नहीं समझे? हम देखते हैं उन सभी की बॉडी के अंदर से डीमंस बाहर निकलते हैं। जेड उन्हें बताता है ये सभी डीमंस है जिन्हें कि मैं चुन चुन कर नेदर वर्ल्ड में लाया हूँ और वह सभी मैं वहीं का हूँ और यहाँ पर मैं कुछ पाने के लिए आया था और वो था तुम्हारे लीडर जेड की बॉडी और उसकी टेलीपोर्टेशन टेक्निक और वह सब मेरा नाम है पॉजार्ड और अब जेड की बॉडी मैंने ले ली है। यहाँ तक कि इसकी टेलीपोर्टेशन भी अब मेरी हो चुकी है। वैसे जेड को बनाने में हमें काफी टाइम लगा था, लेकिन उसके आखिरी वक्त हमने उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया। रन भी इस पर गुस्सा हो जाती है कि तुमने जेड के साथ क्या किया। वैसे हम इस डीमन को जेड ही कहकर बुलाएंगे। जेड रन को लात मारते हुए बोलता है मैं उसी के बारे में तो बता रहा हूँ, वो बेचारा आखिरी वक्त तक तुम्हारे लिए फाइट करता रहा। वो चाहता था कि मैं तुम्हें कुछ भी ना करूँ और मैंने जैसा ही उसकी बॉडी पर कंट्रोल लिया मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया। और वैसे भी श्रापित लोगों की बॉडी हम जैसे डीमन के लिए काफी फायदेमंद रहती है और वो बेचारा आखिरी वक्त तक तुम्हारे लिए फाइट करता रहा। उसके सपनों को दबा करने में मुझे काफी मजा आया और मैंने उसे बदतर से बदतर कंडीशन में रखा, लेकिन वो एक चीज से अनजान था। वो खुद ही अपनी मौत के करीब आ रहा था और उसी के साथ वो अपनी बॉडी से हाथ धो बैठा। ये सभी डीमन भी अपने मास्टर से बोल रहे थे हमें इनकी बॉडी में जाना है। जेड बोलता है रुको रुको इतनी जल्दी भी क्या है। अससन गिल्ड इन सभी डीमंस को काफी गालियां दे रही थी। जेड अब रैन के हाथों पर एक अजीब से मैजिक को सेंस करता है। वो उसे पता होता है मैंने जेड की बॉडी में ऐसा किसी इंसान को नहीं देखा था और ये किसी का मैजिक है, बताओ ये किसने किया। जेड भी उसकी यादों को चेक करने लगता है, लेकिन तभी हम आसमान में देखते हैं एक मैजिक सर्कल को और अससन गिल्ड के आसपास भी एक बैरियर आ जाता है। हम देखते हैं आसमान से एक बहुत ही पावरफुल अटैक उन सभी डीमंस के ऊपर होता है, जैसे कि सभी डीमंस उड़ जाते हैं। हम देखते हैं जमीन में काफी बड़ा गड्ढा हो गया था। हम देखते हैं लॉर्ड भी वहाँ पर आ गया था। हम देखते हैं वो सभी डीमन लॉर्ड की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शौक थे। रैन भी लॉर्ड को देखकर रोने लगती है, लेकिन लॉर्ड उसके पास आता है और वो इसे हील करता है और वो उन सभी से ये भी बोलता है तुम सभी लोग यहाँ से जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। रैन तो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। वोंग और बाकी सभी लोग उसे जबरदस्ती यहाँ से लेकर चले जाते हैं। वो उसे बताते हैं अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो हम लॉर्ड की कमजोरी ही बनेंगे। वो सभी यहाँ के डीमंस काफी पावरफुल है। ये सभी डीमंस भी उसी गड्ढे में देख रहे थे कि हमारे लॉर्ड मारे जा चुके हैं, लेकिन जेड उनके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। वो उन सभी से बोल रहा होता है क्या तुम मेरे प्लेन पर पानी फेरना चाहते हो। वो सभी अससन छुपने में माहिर होते हैं, वो कहीं पर छिपे इससे पहले जाकर उन्हें पकड़ लो। वो सभी डीमंस भी उन्हें पकड़ने के लिए जा रहे थे। लॉर्ड बोलता है मेरे होते हुए ये सब नहीं होगा। वो अपनी पावर से डीमंस के ऊपर अटैक करने लगता है और अब जेड भी लॉर्ड के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। हम देखते हैं कुछ डीमंस लॉर्ड के ऊपर अटैक करने वाले थे, उससे पहले जेड लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं जेड का अटैक लॉर्ड के बैरियर के आर पार चला जाता है। लॉर्ड भी अपने मन में सोच रहा होता है इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, और लॉर्ड भी उसके अटैक से बचता है और वो अपनी पावर का यूज करते हुए उन डीमन की कमजोरी को देखता है। अगर
वो इन सभी डीमंस के दिल पर अटैक करता है तो वो जल्दी मारे जाएंगे। और ग्रिम भी लॉयड से बोल रहा था मास्टर हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये बंदा जो भी कर रहा है इससे हमें पता चलता है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। लॉयड भी अपने मन में सोच रहा था अगर कोई भी मेरे बैरियर के ऊपर फिजिकल अटैक करता है तो मेरा बैरियर उसे आराम से रोक लेता है, और अगर कोई मेरे ऊपर सीधे ही अटैक कर दे वो अटैक मेरे बैरियर के आर पार हो जाएगा, और वैसे भी मेरा बैरियर सॉलिड चीज को रोक सकता है लेकिन ऐसे लिक्विड वाली चीजों को नहीं। ग्रिम भी लॉयड को बता रहा होता है डीमंस की 1 से लेकर 10 तक क्लासेस होती है और वो सभी डीमन एक नॉर्मल डीमन है जिन पर हमारा मैजिक काम करता है, और बस जो 8 क्लास का डीमन था और मैं 3rd क्लास का हूँ। लॉयड बोलता है तो फिर क्या ये बंदा क्लास 1 का है? ग्रिम उसे बताता है नहीं, इस डीमन का रुतबा ही अलग है, यानी कि ये एक डीमन लॉर्ड है और नॉर्मल डीमन तो इनके लिए कीड़े मकोड़ों की तरह होते हैं, और 101st क्लास के डीमन भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लॉयड को भी पता चल जाता है जेड अब तक के दुश्मनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। जेड अब लॉयड से पूछता है वैसे तुम हो कौन? लॉयड उसे बताता है मैं 7 प्रिंस हूँ। वैसे मैंने जेड किया तुम्हारे बारे में कुछ देखा था, वो तुमसे मिलना चाहता था। लॉयड अब जेड से पूछता है वैसे तुम चाहते क्या हो? जिस पर जेड बोलता है मुझे भी तुमसे यही सवाल पूछना था, तुमने मेरे मिशन को तबाह कर दिया है। लॉयड अब जेड से ये भी पूछता है वैसे तुम असैसिन गिल्ड के पीछे क्यों पड़े हो? जिस पर जेड बोलता है तुम उसे जानकर क्या करोगे? वैसे तुमने उन सभी को बचाया है इसलिए मुझे तुमसे कुछ हिसाब किताब क्लियर करना है। लॉयड भी बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं भी इस चीज के लिए तैयार हूँ। और हमने एक सीन होता है एडवेंचरर गिल्ड का जहाँ पर टाओ कटरीना से बोल रही थी क्या तुम मुझे कोई ऐसा मिशन दे सकती हो जिसमें मैं हॉट लड़कों से मिल सकूं? जिस पर की कटरीना बोलती है मुझे तो लगा था कि तुम्हारी नजर प्रिंस एल्बर्ट या फिर रॉबर्ट पर है। टाओ से बता दिए रॉबर्ट तो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। जहाँ तक बात है प्रिंस एल्बर्ट की, वो एक प्रिंस है। कटरीना बोलती है वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, तुम डंजन के अंदर जाकर वुल्फ को मार सकती हो। टाओ उसे बताती है मुझे हॉट लड़कों से मिलना है ना कि भूत प्रेत से, और अगर लॉर्ड फ्री है तो मैं उसके साथ एक मिशन पर जाना पसंद करूंगी। जिस पर की कटरीना परेशान होने लगती है वो उसे पूछती है क्या तुम उस बच्चे पर लट्टू हो? टाओ उसे बताती है उसे बच्चों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तुमने लॉर्ड से नौकरी क्यों मांगी? टाओ बोलती है ये सवाल तो अच्छा है लेकिन इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम लॉर्ड को देखते हैं जहाँ पर ग्रिम लॉर्ड से बोल रहा था मास्टर हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये डीमन लॉर्ड तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और जेड अपने छोटे से एरो से लॉर्ड की बैरियर पर अटैक करता है। ग्रिम इस पर हैरान हो जाता है, ये तो लॉर्ड का सबसे पावरफुल बैरियर था जिसकी पहली और दूसरी लेयर उसने आराम से तोड़ दी, ये तो खुद तो मरेगा और साथ ही मुझे भी मरवाएगा। जेड बोलता है तुमने काफी अच्छा बचाव किया है लेकिन ऐसे कितनी लेयर तुम्हें बचा पाएगी? वो अपने बहुत सारे एरो का यूज करते हुए लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। लॉर्ड भी जेड के अटैक से बच रहा था, उसका एक बैरियर टूटता वो दूसरे बैरियर को बना लेता। ये फाइट ऐसे ही चल रही थी लेकिन तभी लॉर्ड के बैरियर के ऊपर जेड टेलीपोर्ट हो जाता है। लॉर्ड भी इसे देखकर हैरान था लेकिन जेड अपनी एक ही लाश से लॉर्ड के बैरियर को तोड़ देता है। ग्रिम इस पर काफी शौक हो जाता है। हम देखते हैं लॉर्ड के पीछे से भी जेड के बहुत सारे एरोस आ रहे थे लेकिन लॉर्ड अपने मैजिक का यूज करते हुए बीच में पानी की एक लेयर ले आता है जैसे कि वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। नेक्स्ट सीन में हम असैसिन गिल्ड को देखते हैं जो कि लॉर्ड और जेड की फाइट को ही देख रहे थे। पूल की दूसरी साइड हम इन सभी डीमंस को भी देखते हैं जो किसी फाइट को देख रहे थे लेकिन तभी ये डीमन अपने सामने असैसिन गिल्ड को देखता है, वो उन सभी के ऊपर हमला कर देता है। वांग प्रिंस से बोलता है जल्दी से जाकर इस दरवाजे को खोलो। दूसरी तरफ हम लॉर्ड को देखते हैं, हम देखते हैं ग्रिम काफी रोए जा रहा था और जेड भी लॉर्ड से बोलता है मैं उसके ऊपर अपने अटैक से कोई भी दबाव नहीं बना पाया, सिर्फ मेरा टेलीपोर्टेशन के अलावा। लॉर्ड बोलता है वो भी तुम्हारी नहीं है लेकिन अब तो ये मेरी है। जेड का उसकी टेलीपोर्टेशन पर कोई भी काबू नहीं था लेकिन मैं तो कर सकता हूँ, और जादू में तो हम पैदा से ही माहिर होते हैं। और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके पास पंख तो होते हैं लेकिन उन्हें इस्तेमाल करना नहीं आता, और वो होते हैं ब्लाइंडेड यानी श्रापित लोग। और जेड के पंख काफी ज्यादा शानदार थे, यहाँ तक कि मुझे उनकी आवाज नेदर वर्ल्ड तक आती थी। और इस दुनिया में जो श्रापित लोग होते हैं उनके अपने ही उनसे दूर भागते हैं। और अच्छा तो यही होगा कि वो सभी ब्लाइंडेड लोग अपनी बॉडी हम जैसे डीमन को दे दे। और अब जेड सीधे ही लॉर्ड के ऊपर अपने एरो से अटैक कर देता है जो कि लॉर्ड की बॉडी की आर पार हो जाता है। जेड उसे बताता है वैसे ही मैं अपनी नई बॉडी को एक नया नाम देने वाला हूँ जिसका नाम होगा द शैडो वुल्फ। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये सभी डीमन असैसिन गिल्ड की तरफ ही आ रहे थे लेकिन वो अपने स्पाइडर जेल का यूज करते हुए उन सभी को वहीं पर चिपका देता है। वही क्रो अपनी ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है, वो उन सभी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डालता है। इधर रेन ने भी उस दरवाजे को खोल लिया था, वांग सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है लेकिन हम देखते हैं ये सभी डीमन वांग के जाल से छूट जाते हैं और वो उन्हीं की तरफ आ रहे थे लेकिन डारिया उन सभी के सामने आ जाती है। वो अपनी एबिलिटी का यूज करती है और वो अपने ही पैर पर अटैक करती है जैसे कि वो अटैक इन सभी डीमंस के ऊपर भी होता है। डारिया अपने बाकी साथियों को यहाँ से जाने के लिए बोलती है लेकिन वो सभी डीमंस अपने आप को हील कर लेते हैं। डारिया अपने पैर के ऊपर दोबारा से अटैक करती है जैसे कि वो सभी पेन उन सभी डीमंस के ऊपर भी होता है। डारिया दोबारा से उन सभी को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। रेन इस पर नहीं मानती लेकिन वांग जबरदस्ती रेन और क्रो को धक्का देकर उस गेट से बाहर कर देता है और उस गेट को लगा देता है। वांग अब डारिया के पास आता है। डारिया उसे बताती है कि तुम भी यहाँ से जाओ, मेरा अपने आप पर काबू नहीं
है। वांग उसे बताता है तुम इनका सामना अकेला नहीं कर पाओगी। वो सभी डीमंस अब इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वांग अपने स्पाइडर जेल से उन सभी को रोक देता है। इधर हम डारिया को देखते हैं जो कि अपनी शॉट को अपनी बॉडी की आर पार घुसा लेती है। वही नेक्स्ट सीन में हम जेड को देखते हैं जो कि लॉयड से बोल रहा था मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने कमजोर होगे और अगर तुम इस फाइट में कुछ देर और टिक जाते तो मुझे काफी मजा आता। जेड अब लॉयड को देखता है जो कि कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। हमें पता चलता है कि ये लॉयड नहीं, लॉयड का क्लोन था। लॉयड अब जेड के पीछे आ जाता है, वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जेड अपने टेलीपोर्टेशन की मदद से लॉयड के अटैक से बच गया था। जेड बोलता है इतने भी जल्दी क्या है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा। वो लॉयड का मजाक उड़ा रहा था। लॉयड को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। लॉयड अब जेड से बोलता है क्या हम इसे कहीं और कर सकते हैं। नेक्स्ट दिन में हम असासिन गिल्ड को देखते हैं जो कि अपने पीछे की तरफ देखते हैं। वहाँ से बहुत सारे फायर बॉल्स आ रहे थे जो कि सीधे जाकर इन डीमंस को लगते हैं। इन सभी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी पीछे का दरवाजा कट जाता है। वहाँ पर एल्बर्ट, शिल्पा और डायन अपनी आर्मी के साथ आ चुके थे। एल्बर्ट भी पूछता है वैसे लॉयड कहाँ पर है। इधर हम देखते हैं एल्बर्ट और डायन ने अपनी स्पेल बाउंड शॉट का यूज करते हुए सभी डीमंस को जला दिया था और वो आग को बुझाने के लिए पानी में गिर रहे थे। इधर वांग भी सोच रहा था वैसे मैंने इस लड़की को कहीं पर तो देखा है। एल्बर्ट बोलता है सबसे पहले हम इनसे निपटेंगे। डायन बोलता है पहले हम डीमन से फाइट करेंगे। उन्होंने चेन को भी पकड़ लिया था, लेकिन शिल्पा बोलती है पहले हम इन सभी लोगों से बात करेंगे। शिल्पा अपनी तलवार की नोक पर उन सभी से पूछती है प्रिंस लॉयड कहाँ पर है। वो सभी लोग बोलते हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन शिल्पा उन्हें बताती है अगर 1 मिनट से पहले तुम्हारा मुंह नहीं खुला तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। लेकिन वांग उन्हें बताता है प्रिंस लॉयड लॉर्डोस के महल में गए हैं, वो हमारे लिए डीमन से फाइट कर रहे हैं। और रैन भी उन्हें सच बताने लगती है कि लॉयड वहाँ पर डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए गया है, लेकिन चेन उसका मुंह बंद करते हुए बोलता है हमें प्रिंस लॉयड के राज को राज ही रखना है। हमें थोड़े से पास्ट का सीन दिखाई देता है जहाँ पर लॉयड ने इन सभी को बताया था अगर महल में तुमसे कोई भी टकराता है और वो मेरे बारे में पूछता है तो तुम्हें मेरे ग्रीम और मेरे मैजिक के बारे में किसी को भी नहीं बताना है, नहीं तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। और अब रैन भी शिल्पा को बहाना बताते हुए बोलती है प्रिंस लॉयड जिससे फाइट कर रहे हैं वो एक लूजर डीमन है, लेकिन शिल्पा को बेवकूफ बनाना इतना आसान तो नहीं था। शिल्पा बोलती है तो मुझे शुरुआत भी तुमसे ही करनी होगी, लेकिन तभी एल्बर्ट शिल्पा को रोकता है। वांग भी बोल रहा होता है हमने सुना है कि प्रिंस एल्बर्ट इन सभी में से सबसे ज्यादा समझदार है, वो उनकी तारीफें करने लगता है। लेकिन प्रिंस एल्बर्ट बोलता है हमें बच्चे का नहीं बल्कि बड़े का सिर उड़ाना चाहिए। वो सभी भी इस पर हैरान हो जाते हैं और अब एल्बर्ट उन सभी को लॉयड के कपड़े दिखाता है और अब उनसे बोलता है जो लोग समाज में क्राइम करते हैं लॉयड उनके लिए क्यों ही फाइट करेगा। वांग उसे समझाने की कोशिश करता है असल बात है कि प्रिंस लॉयड के कपड़े मेरे फ्लूइड से गीले हो गए थे, इसलिए मैंने उन्हें वहाँ पर सुखाने के लिए रखा था। शिल्पा और एल्बर्ट गुस्सा हो जाते हैं। वांग उन्हें बताता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तभी रेन उन्हें समझाने लगती है असल बात यह है कि उन सभी डीमंस ने हमारे एक फैमिली मेंबर को मार दिया है। लॉयड उससे फाइट करने के लिए गया है और अगर इसके बावजूद भी आप हमें सजा देना चाहते हैं तो वो हमें मंजूर होगी। लेकिन तभी एक डीमन उन सभी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन लीरू वहाँ पर आकर उसे चबा लेती है। पहले सब उन सभी को बताती है ये जो भी बोल रही वो दिल से बोल रही है। एल्बर्ट भी मान जाता है। एल्बर्ट बोलता है पहला हमें इन सभी डीमंस को संभालना होगा। वो शिल्पा को ऑर्डर देता है जो और प्रिंस लॉयड को ढूंढो और उन्हें वापस ले आओ। शिल्पा भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रैन उसे रोकते हुए बोलती है प्रिंस लॉयड उसे अकेले ही संभाल लेंगे। लेकिन शिल्पा कौन सी इसकी मानने वाली थी, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगी। रैन उसे छोड़ देती है, लेकिन तभी आसमान से बहुत सारे अटैक उस पुल पर आकर लगते हैं जिससे कि वो पुल भी टूट जाता है। डायन भी उन सभी को बताता है डीमंस तैरकर नदी की तरफ आ रहे हैं, हमें वहाँ पर जाकर उन्हें संभालना होगा। वही अब शिल्पा भी अपने मन में सोच रही थी मैं प्रिंस लॉयड की काफी करीब हूँ। लेकिन वही हम ऊपर जेट और लॉयड को देखते हैं जो कि अपनी आंखों से इस नजारे को देख रहे थे। लेकिन तभी जेट लॉयड के ऊपर अटैक कर देता, लेकिन लॉयड उसके अटैक से बच गया था। जेट लगातार लॉयड के ऊपर अटैक कर रहा था, लॉयड भी अपना डिफेंस कर रहा था। ग्रीमो से बताता है मुझे पता है कि आपको उन लोगों की चिंता है, लेकिन आप इस बंदे से नजर हटाना नहीं चाहते। इधर हम एल्बर्ट और उसकी पूरी आर्मी को देखते हैं जो कि अपनी स्पेल बाउंड स्वॉर्ड से फायर का अटैक उन सभी डीमन के ऊपर करते हैं। वो सभी डीमन भी आग में जलने लगते हैं। इधर हम डायन को भी देखते हैं जो कि अपना बहुत ही पावरफुल अटैक उन सभी डीमंस के ऊपर करता है, जिससे कि सभी डीमंस की हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं होता। ये सभी लोग भी सोच रहे अब हमें क्या करना चाहिए। डायन अब एल्बर्ट को ये भी बताता है जो भी स्पेल बाउंड स्वॉर्ड का यूज करता है वो स्वॉर्ड उसकी सारी एनर्जी को चूस लेती है, और जब तक हम इस आग को शांत नहीं करेंगे तब तक लीरो और शिल्पा इन सभी डीमंस के पास नहीं जा सकती। लेकिन तभी एल्बर्ट नोटिस करता है शिल्पा तो यहाँ से गायब है। इधर हम शिल्पा और सभी को पुल के पास देखते हैं। शिल्पा सीरो के साथ पुल की उस पार कूदने के लिए तैयार थी, लेकिन वांग उन्हें रोकता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। शिल्पा भी सोचती है सीरो इतनी दूर नहीं कूद पाएगी, और अगर हम इस रस्सी का यूज करें तो कुछ बात बन सकती है। और सीरो को भी अपने मास्टर से मिलना था, वो वहाँ से कूद जाती है। शिल्पा भी बोल रही थी अरे मुझे तो साथ ले चलो, लेकिन सीरो उस पार पहुंचने से पहले ही पानी में गिर जाता है। लेकिन पुल के नीचे से एक डीमन आता है जो कि शिल्पा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन शिल्पा डिफेंस करती है। वो डीमन भी अब शिल्पा की तारीफ करता है।
मुझे तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप की तारीफ करनी पड़ेगी। तुमने काफी अच्छा डिफेंस किया, लेकिन मैं 8 क्लास का डीमन हूँ, नॉर्मल डीमन से कहीं ज्यादा ताकतवर, और मैं डीमन शॉट टेक्निक के बारे में भी जानता हूँ। शिल्पा उस डीमन से बोली है, वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ये डीमन भी बोल रहा था, भले तुम मुझे कितनी भी डराने की कोशिश कर लो, मैं नहीं डरने वाला। लेकिन शिल्पा से बताती है, मेरे कहने का मतलब ये है, तुम्हारा सर के ऊपर किसी की गंदगी है। दूसरी तरफ हम एल्बर्ट को भी देखते हैं, यहाँ पर सभी सोल्जर उन सभी डीमंस के ऊपर अटैक कर रहे थे। एल्बर्ट को भी पता चल चुका था कि डीमंस ने लॉर्डोस की प्रजा की बॉडी पर कब्जा कर लिया है, क्या उन्हें बचाने का कोई तो तरीका होगा। लेकिन पीछे से एक डीमन एल्बर्ट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सही समय में चेन वहाँ पर आ जाता है, जो कि उस डीमन की गर्दन को घुमा देता है। चेन अब एल्बर्ट से बोलता है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होगा, और अगर हम साथ में मिलकर काम करें तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। एल्बर्ट भी इस पर मान जाता है। चेन अब एल्बर्ट को ये भी बताता है, ये सभी अब एक इंसान नहीं रहे, डीमंस ने इनकी बॉडी पर कब्जा कर लिया है, और ये पहले ही मर चुके हैं। हमें इनके शरीर को खत्म करना होगा ताकि डीमंस भी मारे जाएं। हम देखते हैं वो डीमन भी अब मर चुका होता है। एल्बर्ट भी उसकी बात को समझ जाता है, और अब एल्बर्ट अपने बहुत ही पावरफुल मैजिक इन्फर्ना का यूज करता है, जिससे कि सभी डीमंस के ऊपर बहुत सारे फायरबॉल गिरने लगते हैं। उन सभी की हालत भी खराब हो जाती है। इधर हम शिल्पा और डीमन को भी देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक फाइट कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे थे। वो डीमन भी अपने डीमन शॉट का यूज करता है, शिल्पा भी उसके अटैक को डिफेंस करती है। इधर ये सभी लोग भी इनकी फाइट को देखकर हैरान थे। वांग भी बोलता है, ये लड़की नहीं बल्कि दवाई है। हम देखते हैं डीमन के अटैक की वजह से शिल्पा के सिर में चोट लग जाती है, लेकिन शिल्पा ने भी उस डीमन के सर में एक स्लैश मार दिया था। डीमन बोलता है, वैसे तुमने मुझे काफी अच्छी टक्कर दी, ऐसा सोचना भी मत। वो अपने कट को हील कर लेता है। वैसे भी हम इंसानों से कहीं ज्यादा ऊपर आ चुके हैं, और तुम हमारे लिए कीड़े मकोड़ों की तरह हो, और अब मुझे किसी भी ब्लाइटेड की बॉडी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। इससे मेरी पावर्स को एक नई ऊंचाई मिलेगी, और मैं पहले से और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। अब ये डीमन लॉर्डोस के एक स्पेशल मूव का यूज करता है। वो शिल्पा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन शिल्पा उसके अटैक से बचती है। ये डीमन भी उन्हें बता रहा होता है, बस ये बॉडी जिस बंदे की है वो अपने टाइम का काफी बढ़िया मार्शल आर्टिस्ट था, यहाँ तक कि वो एक बहुत ही अच्छा स्वॉर्डमैन भी था, और अब ये बॉडी मेरे काम आएगी। लेकिन तभी शिल्पा डीमन प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए उस डीमन के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक कर दी है, जिससे उसकी हालत ही खराब हो जाती है। ये डीमन बोलता है, वैसे तुमने ये क्या किया? क्या तुम्हें डीमन प्लेटफॉर्म टेक्निक आती है? जिस पे शिल्पा से बताती है, नहीं, मैंने बस इसे देखकर सीखा, और वैसे तुम तो किसी इंसान की टेक्निक चुराने का लायक भी नहीं हो। अससन गिल्ड भी वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होने लगती है, और अब शिल्पा वहाँ पर सीरो को बुलाती है। ये डीमन बोलता है, तुम इस कुत्ते की मदद से मुझे नहीं हरा सकती। शिल्पा सीरो की बॉडी में से कुछ ढूंढ रही थी, वहाँ से वो एक तलवार को बाहर निकालती है, और अब नेक्स्ट सीन होता है थोड़े से पास्ट का, जहाँ पर शिल्पा अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर लॉयड और डायन भी आते हैं। लॉयड इस तलवार को शिल्पा को देता है, डायन शिल्पा को बताता है इस तलवार को मैंने और लॉयड ने मिलकर बनाया है। लॉयड अब शिल्पा को बताता है, इस तलवार के ऊपर कोई भी मैजिक स्पेल कास्ट नहीं की गई है। इस तलवार को हमने ज्यादा से ज्यादा मजबूत और लचीला बनाया है, जिससे कि तुम किसी डीमन को भी गाजर मूली की तरह काट सकती हो। लॉयड शिल्पा को ये भी बताता है, वैसे डीमन इंसानों की बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं, हमें डीमन को खत्म करने के लिए उनकी बॉडी को खत्म करना होगा, क्योंकि वो इंसान की बॉडी से काफी गहराई से जुड़े होते हैं। और डीमन जो है इंसान की बॉडी पर कब्जा कर लेता है, इंसान की बॉडी कहीं हद तक स्ट्रांग बन जाती है। डायन पूछता है, तो फिर उन डीमन को हराने का कोई तो तरीका होगा? लॉयड ने बताता है, एक तरीका है, हमें अपने एक ही अटैक से उनके सिर को उड़ाना होगा। शिल्पा अब लॉयड से बोलती है, पावर और फ्लेक्सिबिलिटी, मुझे जानना है कि अपने तलवार के लिए यही सॉर्सरी क्यों चुनी? जिस पे कि लॉयड शिल्पा को बताता है, मैंने तुम्हें अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए देखा है, मैंने उनमें एक चीज नोटिस की, जब भी तुम अटैक करती हो तो तुम अपनी पूरी पावर का यूज नहीं करती, शायद तुम्हें तलवार टूटने का डर लगता है। शिल्पा खुश होकर लॉयड को गले लगा लेती है, उसे खुशी थी कि लॉयड उसका इतना ख्याल रखता है। और अब आता है सीन प्रेजेंट में, जहाँ पर शिल्पा इस व्हाइट कलर तैयार थी। डीमन भी बोल रहा होता है, वैसे तुम इस तलवार से हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब तुम बहुत ही जल्द इतिहास बनने वाली हो। वांग भी बोलता है, इतिहास तुम बनोगे। जिस पर कि डीमन डायलॉग मारते हुए बोलता है, ऐसा कोई सगा नहीं जैसे कि हमने ठगा नहीं, और वैसे भी इस देश का भविष्य अंधकार में जा रहा है, वो भी बिना किसी वजह के, और हमने जेड को फंसाने के लिए जंग का माहौल तैयार किया, और जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जेड अपने घर वापिस आ गया। सभी लोगों को तो इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रैन तो उसके ऊपर अटैक करने जा रही थी, लेकिन शिल्पा उसकी खोपड़ी में मारते हुए बोलती है, मेरे रास्ते से हटो। और अब शिल्पा और वो डीमन एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन शिल्पा ने बस अपने एक ही अटैक से उस डीमन के कई टुकड़े कर दिए थे। और अब नेक्स्ट सीन होता है थोड़े से पास्ट का, जहाँ पर हम जेड को देखते हैं। जेड उस डीमन से बोल रहा था, तुम एक न एक दिन जरूर हारोगे। जिस पे कि वो डीमन लॉर्ड बोलता, तुम तो मर चुके हो, तो मुझे कौन हराएगा? इसी के साथ वो डीमन जेड की बॉडी पर कब्जा कर लेता है, और पीछे खड़ा बटलर भी अपने लॉर्ड का स्वागत करता है। वो उससे पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए? जिस पे कि वो डीमन लॉर्ड यानी कि जेड उसे बताता है, अक्सर जेड जंग से भागता था, अब हम जंग की तैयारी करेंगे। और अब सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ पर शिल्पा उस डीमन की बॉडी के पास आकर बोल रही थी, जिस बंदे की ये बॉडी है
वो अपने टाइम का काफी अच्छा योद्धा रहा होगा। सिल्वा को भी उससे फाइट करके काफी अच्छा लगा था। इधर क्रोर वांग को भी पता चल चुका था ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सिल्वर ब्लेड है। लेकिन तभी वहाँ पर एक खतरनाक अटैक होता है जिससे कि बचा कुचा पुल भी टूट जाता है और वहाँ पर कोहरा ही कोहरा हो जाता है। इधर हम लॉयड को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा था इस धुंध में तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लगता है मैंने गलती कर दी। और अब हमें थोड़ी सी पास्ट का सीन दिखाई देता है जहाँ पर जेड लॉयड के ऊपर हमला कर रहा था। लॉयड भी अपने मन में सोच रहा था मुझे जेड के अटैक से बचना होगा और वैसे भी इसकी जो मानस स्पेयर्स है वो अलग अलग पैटर्न में मुझ पर अटैक कर रहे हैं, मुझे कोई तो तरीका ढूंढना होगा। और हम देखते हैं जेड के अटैक लॉयड के बैरियर को बहुत ही आसानी से तोड़ रहे थे। अगर ये अटैक लॉयड को थोड़ा सा भी लग जाता है तो लॉयड वहीं पर मारा जाएगा। वही लॉयड भी अपने मन में सोच रहा था मुझे इसके अटैक से बचने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा और अगर मैंने थोड़ी सी भी चूक की तो ये मेरे ऊपर अटैक को टेलीपोर्ट कर देगा और अगर उसकी जगह पर मैं होता तो पूरी ताकत से हमला करता और वो मेरे थकने का इंतजार कर रहा है। इस चक्कर में वो खुद ही थक चुका है। इधर लॉयड भी अटैक को डॉज करते हुए काफी इरिटेट हो गया था, इसलिए वो अटैक करने का डिसाइड करता है। वो अपने फायर गोलियम से जेड के ऊपर अटैक करता है लेकिन जेड वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। लॉयड का वो पंजा पानी में जाकर लगता है जिससे कि नदी का पानी भाप बन के उड़ने लगता है। और अब सीन आता है प्रेजेंट में जहाँ पर लॉयड अपने स्पेक्ट्रल डिटेक्शन का यूज करता है ताकि वो जेड की लोकेशन का पता लगा सके। उसने जेड की लोकेशन को पता लगा लिया था लेकिन वो एक चीज को देखकर हैरान था, ये अभी भी अपनी जगह पर क्यों खड़ा है, ये मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहा। और अब लॉयड भी बार बार अपनी लोकेशन को बदल रहा था। वो शेडो वुल्फ की कुछ तो चीजों को याद कर रहा था। उसे एक चीज याद आती है मैं वहाँ पर कुछ देर के लिए रुका था लेकिन उसने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया। लॉयड को ये बात बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लगती है। थोड़ी पास्ट की बातों को याद करता है कि पिछली बार जब जेड ने उस लेटर को सही जगह पर टेलीपोर्ट किया था क्या तब उसे लोकेशन के बारे में पता था। लॉयड जेड की बातों को भी याद करता है। जेड ने कहा था अगर असैसिन्स यहाँ से भाग गए तो उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। लॉयड भी अब समझ जाता है जेड को जब मेरी लोकेशन के बारे में पता होगा तभी वो मेरे ऊपर अटैक करेगा, मतलब इस भाव का मुझे फायदा हुआ। इधर नीचे हम जेड को देखते हैं जिसे कि बिल्कुल भी नहीं पता था कि लॉयड कहाँ पर है। इधर लॉयड भी अपने मन में सोच रहा था मैं उसके ऊपर अटैक तो करना चाहता हूँ, अगर मैं अपनी इनविजिबल टेक्निक का यूज करूंगा तो वो मेरा पता लगा लेगा, इस वजह से मैं एडवांटेज खो दूंगा। लेकिन हम देखते हैं लॉयड जेड के ऊपर अटैक करने वाला होता है। जेड ने भी उसे देख लिया था लेकिन तभी लॉयड अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है। जेड भी समझ जाता है ये तो मिट्टी के बने हैं और अब लॉयड के सभी क्लोन एक साथ जेड के ऊपर अटैक कर देते हैं। उनकी तलवार जेड की बॉडी की आर पार निकल जाती है लेकिन जेड को भी पता चल जाता है कि असली लॉयड कौन है। वो अपने स्पार से लॉयड के ऊपर अटैक कर देता है जैसे कि वो सभी एरो लॉयड की बॉडी की आर पार हो जाते हैं। इधर जेड भी लॉयड को बता रहा होता है तुमने प्लान तो काफी अच्छा बनाया था लेकिन ये मुझ पर काम नहीं किया और वैसे मैंने जानबूझकर तुम्हें मेरे ऊपर अटैक करने दिया ताकि मैं पता लगा सकूं कि असली लॉयड कौन है और वैसे मैं अपनी फिजिकल एबिलिटीज को कई हद तक बढ़ा सकता हूँ। यहाँ तक कि हम जैसे डीमंस के पास रीजनरेशन एबिलिटी भी है। लेकिन जेड एक चीज को रियलाइज करता है लॉयड के चमचे कब गायब होंगे। वो अपने सामने उसी लॉयड को देखता है जिसे उसने थोड़ी देर पहले मारा था लेकिन उसे पता चलता है ये कोई असली लॉयड नहीं है बल्कि उसका एक क्लोन है। और अब लॉयड के सभी क्लोन अपने फायर मैजिक से जेड के ऊपर अटैक कर देते हैं लेकिन जेड को इससे भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जेड बोलता है अब बस बहुत हुआ। वो अपने बहुत सारे एरो से सभी क्लोन्स के ऊपर अटैक करने लगता है लेकिन तभी हम असली लॉयड को देखते हैं जिसने की अपनी बैरियर से उसके एरो को रोक दिया था। जेड भी आकर उसे पकड़ लेता है लेकिन वो भी बस लॉयड का एक क्लोन था। जेड इस पर हैरान हो जाता है। जेड भी सोच रहा था कि अब मैं इसे कैसे ढूंढूं। वो अपने सभी एरो से नकली क्लोन्स के ऊपर अटैक कर रहा था लेकिन उसे तो इस फाइट में काफी मजे आ रहे थे कि उसे इस छोटे से बच्चे के लिए इतने ज्यादा सोचना पड़ रहा है। लेकिन तभी हम जेड के पीछे असली लॉयड को देखते हैं जिसने अपने इनविजिबल मैजिक से भाप में अपने आप को छिपा लिया था और वो धीरे धीरे जेड की तरफ ही आ रहा था। ग्रीम की तो फटकी हाथ में आ गई थी और अब हमें थोड़े से पास्ट का सीन दिखाई देता है जहाँ पर लॉयड ने एक स्पेल टेकर तलवार को बनाया था जो कि किसी के भी मैजिक को सोख सकती है, इसलिए इसका नाम स्पेल टेकर था और इससे मैं अपनी मैजिकल एनर्जी को भी बढ़ा सकता हूँ। ग्रीम की इसमें काफी फट रही थी लेकिन तभी लॉयड अपनी मैजिक पावर का यूज करते हुए जेड के अंदर जाकर देखता है। वहाँ पर वो जेड को ही ढूंढ रहा था लेकिन तभी उसके सामने बहुत सारे पोर्टल्स आ जाते हैं। लॉयड को भी समझ में आ गया था कि अब उसे क्या करना है। लॉयड अब अपने क्लोन्स को गायब कर देता है और वो खुद भी जेड के सामने आ जाता है। जेड बोलता है इसने अपने आप को भाप में छिपा लिया था, बस इसने बैरियर भी नहीं लगा रखा है। लॉयड बोलता है अब मैं समझ चुका हूँ। जेड बोलता है समझने में काफी देर लगा दी तुमने, वैसे तुम मुझे इतनी ज्यादा फाइट क्यों कर रहे हो और क्या तुम उन बेवकूफों का साथ दे रहे हो। वैसे तुम उन लोगों की तरह नहीं हो, तुम भी बिल्कुल मेरी तरह टूटे हुए हो और अगर हम दोनों साथ में हो जाए तो इस पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। लॉयड भी अब जेड को बता रहा होता है वैसे डीमन को पैदा होने के साथ ही मैजिक मिलता है लेकिन हम इंसानों को मैजिक सीखना पड़ता है और हम इंसान इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल कर देते हैं और वैसे सोर्सरी की भी कोई लिमिट नहीं है। और अब जेड बोलता है मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं आई और अब जेड टेलीपोर्ट होकर लॉयड के ऊपर हमला करने वाला था लेकिन तभी लॉयड अपना एक मुक्का जेड के पैट में मारता है जिसे देखकर तो जेड भी हैरान था क्योंकि जेड जहाँ पर टेलीपोर्ट हुआ था लॉयड ने बिल्कुल वहीं पर अटैक किया था। लॉयड भी अब जेड से बोलता है अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर कौन से अटैक का यूज करोगे, जिस पर जेड भी गुस्सा होते हुए बोलता है अब तू जैसा पिद्दी मुझे ऑर्डर
देखा, जिस पे कि लॉयड भी जेड को बताता है, क्या तुम्हें पता है कि जेड ने तुमसे आखिरी बार क्या कहा था, तुम जरूर हारोगे। जिसे सुनकर अब जेड काफी तक गुस्सा हो जाता है। वो अपने टेलीपोर्ट का यूज करके लॉयड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लॉयड को पता था कि जेड कहाँ पर टेलीपोर्ट होगा। वो उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है और लॉयड जमकर जेड की धुलाई कर रहा था। जेड अपने आप को वहां से टेलीपोर्ट करता है, लेकिन लॉयड उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है और लॉयड के लात घुसों की वजह से अब तो जेड को भी दर्द हो रहा था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये पिद्दी उसकी पिटाई लगा रहा है और लॉयड अपने इन्फर्ना से जेड के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि जेड उस बड़े से गड्ढे में आकर गिरने लगता है। उसे भी पता था कि अगर मैं इस लावा में गिर गया तो मेरी बॉडी जल जाएगी। वो अपने आप को ऊपर की तरफ टेलीपोर्ट करता है, लेकिन लॉयड उसके ऊपर बार बार अटैक किए जा रहा था। जेड की भी हालत खराब हो जाती है और अब लॉयड भी जेड से बोल रहा था कि अब मेरे हमलों का तुम्हारे पास कोई भी जवाब नहीं है, इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें मरना होगा। लेकिन जेड बोलता है इतनी जल्दी भी क्या है, और वैसे भी डीमन और डीमन लॉर्ड में जमीन आसमान का फर्क होता है। डीमन लॉर्ड एटमॉस्फेयर के माना को कंट्रोल कर सकता है। जेड भी अब एटमॉस्फेयर के माना का यूज करते हुए एक बड़ा सा डार्क सर्कल बनाता है और वो लॉयड को दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर करना चाहता था। और अब जेड भी लॉयड के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लॉयड ने तो बस उसे फूंक मारकर ही उड़ा दिया था, जिसे देखकर जेड के पैरों तले जमीन ही फिसल जाती है। यहाँ तक कि ग्रीम भी इस पर हैरान था और यहाँ पर लॉयड ने जेड के जैसे ही एक मैजिक का यूज किया था, जिससे कि जेड का डार्क स्पेयर वहीं पर गायब हो गया था। हम किसी भी चीज को दूसरी डायमेंशन में भेज सकते हैं। और जब मैंने पहली बार इस स्पेल का यूज किया था, जब मैंने सोचा था अगर एक जैसी दोनों स्पेल आपस में टकराती है तो क्या होगा, लेकिन रिजल्ट वही था जो कि तुमने अभी देखा। लॉयड उसे ये भी बता रहा है उस टाइम पर मुझे इतनी ही निराशा हुई थी जितनी कि तुम्हें अभी हो रही है। जेड भी गुस्सा होते ही बोल रहा था तुमने मेरे जैसे सुप्रीम डीमन लॉर्ड को हराया है, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। जेड अब लॉयड को काफी बुरा भला बोल रहा था। जेड अपने आप को लॉयड के पीछे टेलीपोर्ट करता है, लेकिन जेड जैसे ही लॉयड को छूता है उसे अपनी आंखों के सामने लॉयड का ऑरा दिखाई देता है, जिसे देखकर तो वो खुद भी काफी हैरान था। यहाँ तक कि ग्रीम की भी फटकी हाथ में आ चुकी थी। लॉयड अब जेड से बोलता है अगर मैं तुम्हें वोल्ट से मारूं तो क्या तुम मर जाओगे। लॉयड अपने वोल्ट से जेड के ऊपर अटैक करता है। जेड वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन जेड तो किसी अलग ही स्पेस में आ चुका था। इधर हम एल्बर्ट और डायन को देखते हैं जो कि डीमन से फाइट कर रहे थे, लेकिन वहां खड़े डीमंस अब कमजोर होने लगते हैं। सल्फा भी अपने आसपास हो रहे इस बर्ताव को नोटिस करती है, लेकिन हम वहां पर रैन को देखते हैं जो कि डांस करते हुए अपने पॉइजन को फैला रही थी। वो सल्फा से बोलती है ज्यादा गहरी सांस मत लेना, नहीं तो ये पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर जा सकता है। लेकिन सल्फा से इग्नोर करते हुए बोलती है तुम बस एक डांस ही तो कर रही हो, जिसपे कि रैन उसे बताती है मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि जहर तुम तक ना पहुंचे। इधर हम जेड को देखते हैं जो कि लॉयड के ब्लैक होल में खींचा चला जा रहा था। वो तो यहाँ पर अपनी रीजनरेशन एबिलिटी का भी यूज नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि वो अपनी बॉडी से भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। जेड को भी लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगा। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो लॉयड से झूठ बोलते हुए बोल रहा था लॉयड मैं जेड हूँ और अब मुझे इस डीमन से छुटकारा मिल चुका है, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन लॉयड कौन सी इसकी बात को मानने वाला था। वो अपनी पावर से एक और ब्लैक होल क्रिएट कर देता है। जेड अपने दोस्तों से भी मदद मांग रहा था, लेकिन उसकी ये सभी कोशिशें बिल्कुल ही बेकार थी। लॉयड उसे वहीं पर खत्म कर देता है। वहाँ का कोहरा भी अब साफ हो चुका था। लॉयड को अपने पीछे जेड की आत्मा दिखाई देती है जो कि उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। और अब हमें थोड़े से पास्ट का सीन दिखाई देता है जहाँ पर जेड अपने बाकी साथियों को बता रहा था कि तुम सभी ने सेवन प्रिंस के बारे में सुना है। जब वो यहाँ पर पैदा हुए थे तो राजमहल में एक दुर्घटना हुई थी। वहाँ पर किसी ने फायर मैजिक किया था और ये किसी और ने नहीं बल्कि सेवन प्रिंस ने किया था। वहाँ पर बैठे लोगों को तो जेड की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वहाँ भी बोलता है मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। जेड उन्हें बता रहा था हो सकता है कि आने वाले समय में सेवन प्रिंस हमें हमारे कर्जे से आजाद कर दे। वांग को तो उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो दोनों वहाँ पर झगड़ने लगते हैं। वांग उन्हें बताता है अगर ये सब सच हुआ तो मैं अपनी पूरी लाइफ प्रिंस लॉयड के नाम कर दूंगा। और अब नेक्स्ट सीन में हम लॉयड और ग्रीम को देखते हैं। लॉयड ने वहाँ पर जेड की कबर बनाई थी। लॉयड बोलता है क्या ये ठीक है, जिस पर कि ग्रीम बोलता है ये थोड़ा सा टेढ़ा है। ग्रीम अब लॉयड से ये भी बोलता है मुझे खुशी है कि आपका वॉल्ट का हमला कामयाब रहा। जिस पर कि लॉयड बोलता है वैसे मुझे उस डीमन को समझने में काफी ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन मैंने अपनी मैजिक से एक ऐसी स्पेल को तैयार किया जिससे कि मैं जेड की लोकेशन का पता लगा सकूं। ग्रीम इस पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि फाइनली मास्टर ने डीमन लॉर्ड को हरा दिया। लॉर्ड उसे बताता है उसे हराना इतना आसान भी नहीं था। बीच फाइट में अटैक को डॉज करते हुए एक स्पेल को बनाना ये कोई आसान काम नहीं था। उस जेड का जो स्पेल था वो मुझे बचाने के लिए ही बनाया गया था और आखिरी समय में जेड ने अपने स्पेल को तैयार कर लिया था। बस वो चाहता था कि कोई तो इस स्पेल को समझे और शैडो वुल्फ डीमन को हराए। वैसे मैं इस फाइट को नहीं जीता बल्कि जेड जीता। इधर हम ग्रैन को देखते हैं जो कि लॉयड की बातों को सुन रही थी, लेकिन तभी लॉयड नोटिस कर ये लकड़ी तो थोड़ी सी टेढ़ी लगी है। ग्रीम उसे बोलता है मैंने तो पहले ही कहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एल्बर्ट भी आ जाता है। ग्रीम उसे देखकर छिप जाता है। एल्बर्ट अब लॉयड से पूछता है वैसे ये किसकी कब्र है, जिस पे कि लॉयड बहाना बनाने लगता है, लेकिन एल्बर्ट उसे बताता है उसे सारी कहानी पता है। एल्बर्ट अब लॉयड को वही कहानी सुनाने लगता है। ग्रीम भी अब समझ जाता है कि उन लोगों ने एल्बर्ट को कोई और ही कहानी सुनाई है। वहाँ पर डायन, सिल्वर और बाकी सभी भी आ जाते हैं। एल्बर्ट अब लॉयड से बोल
रहा था। वह अपने जेड की मदद की, यहाँ तक कि अपने डीमन लॉर्ड को भी हराया। हमें अपने छोटे भाई पर बहुत ज्यादा प्राउड है, लेकिन जहाँ तक बात है असैसिन गिल्ड की, उन्हें हमने गिरफ्तार कर लिया है और रन भी हमें जैसा ही मिलेगी उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा क्राइम किया है और उन्हें इस चीज का पछतावा भी है और वो लोग अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपनी सारी जिंदगी आपकी सेवा करेंगे और अगर वो लोग फिर भी कोई गलती करते हैं तो उन्हें कोई भी सजा मंजूर है। लेकिन उन्होंने जो भी कहा है वो दिल से कहा, इसलिए हम उन्हें बंदी बनाना नहीं चाहते। एल्बर्ट अपनी तलवार को लॉयड के ऊपर पॉइंट कर देता है। अब हम देखना चाहते हैं कि आप क्या करेंगे और ये कोई जानवर पालने जैसा आसान नहीं है और अगर वो सभी असैसिन्स दोबारा से क्राइम करते हैं तो इस चीज का पूरा जिम्मा आपके ऊपर आएगा और अगर इससे शाही परिवार का नाम बदनाम हुआ तो इसकी सजा आपको भी भुगतनी होगी लॉयड। और वो आपका इसमें क्या डिसीजन होगा लॉयड? हम देखते हैं सीरू एल्बर्ट को गुस्से से देख रहा था, लेकिन लॉयड उसे शांत करता है। लॉयड अब एल्बर्ट से बोलता है, बड़े भाई आपने जो भी कहा है मुझे वो सभी मंजूर है। हाँ मैं इस चीज की जिम्मेदारी लूंगा और अगर वो लोग कोई भी गलती करते हैं तो ये चीज भी मैं अपने सिर लूंगा। एल्बर्ट अब खुश होते हुए लॉयड से बोलता है, भले ही आप 7 प्रिंस है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। हम आपसे ये कहते हैं क्योंकि हमें आपकी चिंता है और सभी लोग आपकी सेवा 7 प्रिंस होने के नाते नहीं करते क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं और अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो पहले आपको हमें बताना चाहिए और प्रिंस बाद में है। सबसे पहले आप हमारे छोटे भाई हैं। एल्बर्ट भी खुशी के मारे लॉयड को गले लगा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर भागते हुए टाओ आ जाती है जो कि बोल रही थी, मुझे पता चला कि लॉयड खतरे में है इसलिए मैं यहाँ पर भागते हुए आ गई। लेकिन टाओ अपने सामने देखती है यहाँ का मामला तो शांत हो चुका है। वो वहाँ से अब जाने लगती है, लेकिन एल्बर्ट शिल्पा से बोलता है उसे रोको, हमें उस दिन के लिए उसे शुक्रिया अदा बोलना होगा। एल्बर्ट भी टाओ के पीछे जाने लगता है। इधर हम देखते हैं शिल्पा ने टाओ को पकड़ लिया था। टाओ भी बोल रही थी पागल हो मुझे छोड़ो। दूसरी तरफ हम असैसिन गिल्ड को भी देखते हैं जिन्हें कि अब छोड़ा जा चुका था। वो भी इस चीज पर खुश थे कि अब वो प्रिंस लॉयड के साथी बन चुके हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं वो सभी लोग टी पार्टी कर रहे थे। टाओ भी बोलती है इस टी पार्टी की क्या जरूरत थी और वैसे भी मेरा शुक्रिया अदा कर सकते थे। हम देखते हैं वहाँ पर सभी लोग काफी एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे, लेकिन एल्बर्ट उन्हें बताता है ये बस एक कैजुअल पार्टी है, इसे आप अपने हिसाब से भी एंजॉय कर सकते हैं। टाओ भी अब खुश होते हुए शिल्पा को चाय लाने के लिए बोलती है, लेकिन शिल्पा उस चाय को टाओ के ऊपर गिरा देती है। टाओ भी गुस्सा होते हुए बोल रही होती है पागल औरत, वो उसके ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन शिल्पा उसके अटैक को बहुत ही आराम से रोक रही थी। एल्बर्ट भी असैसिन गिल्ड से बोलता है शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे आप पार्टी को एंजॉय कर सकते हैं। वो सभी लोग पार्टी करने लगते हैं। हम देखते हैं क्रोतो नशे की हालत में जेड की कब्र के पास जाकर रोने लगता है, लेकिन टाओ भी वहाँ पर आकर रोने लगती है। ये और लड़के मुझसे मिलने से पहले ही क्यों मर जाते हैं। एल्बर्ट को भी ये टी पार्टी काफी पसंद आ रही थी, लेकिन तभी डारिया लॉयड के पास आती है। वो उस पर लाइन मार रही थी, लेकिन तभी वोंग और बाकी से डारिया को बताते हैं वैसे क्या तुम्हें पता नहीं है कि एल्बर्ट एक प्रिंस है और वैसे ही वो काफी पॉपुलर है। लेकिन तभी डारिया अपने मैजिक का यूज करती है। वो जैसे ही उस बियर को पीती है वो नशा अब एल्बर्ट को भी होने लगता है। वोंग और बाकी सभी यही बोल रहे थे। डारिया तो ठरकी निकली, लेकिन तभी अब एल्बर्ट वोंग के पास आता है। वो काफी गुस्से में बोल रहा था, वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे फ्लूइड लॉयड के कपड़ों पर कैसे आए। वोंग शिल्पा को एल्बर्ट को रोकने के लिए बोलता है, लेकिन हम देखते हैं बाकी सभी लड़कियां यहाँ पर नहीं होती है। और अब नेक्स्ट सीन होता है उस नदी का, जहाँ पर हमें पता चलता है कि लॉयड के अटैक की वजह से ये नदी अब एक हॉट स्प्रिंग बन चुकी है और बाकी सभी लड़कियां वहाँ पर नहा रही थी। वो सभी लोग तो डिसाइड कर रहे थे कि हम इस प्लेस को टूरिस्ट प्लेस बना दे। शिल्पा ब्रेन से बोलती है, वैसे तुम हमारे पीछे पीछे आई हो तो कुछ तो बात होगी। रेनो से बताती है वैसे वो लॉयड के लिए काम करना चाहती है जैसे कि शिल्पा करती है। वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगी जिससे कि प्रिंस लॉयड को दिक्कत हो, लेकिन शिल्पा उसे बताती है इसका जवाब मैं कैसे दूं, इसका जवाब तो प्रिंस लॉयड ही देंगे। हम देखते हैं वहाँ पर प्रिंस लॉयड भी आ जाते हैं, जिसे देखकर रेन वहाँ से भागने लगती है। शिल्पा रेन को बताती है वैसे प्रिंस लॉयड पसीने में और मिट्टी में काफी गंदे हो गए थे, इसलिए वो यहाँ पर नहाने के लिए आ गए। शिल्पा अब लॉयड को जबरदस्ती वहाँ पर नहलाने लगती है। रेन अब लॉयड से पूछती है वैसे वो एक जहरीली लड़की है, क्या वो तभी उसे अपने पास रखना चाहेंगे। इस पे लॉयड बोलता है हाँ बिल्कुल, वैसे तुम्हें ऐसे बहुत से काम है जो कि अभी तुम्हें करने बाकी है। तुम अपने पॉइजन की मदद से एक एंटीडोट भी बना सकती हो जिससे लोगों की जान बच सकती है और तुम्हें अब इसी चीज पर काम करना है। और इसी के साथ इस एनिमे के सीजन 1 का यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे एक बुरी खबर भी है, अभी जस्ट 1 घंटे पहले मेरे मेन चैनल पर एक स्ट्राइक आ चुका है, तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सेकंड चैनल की लिंक दी गई है, आप जाकर उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप मेरी दिल से मदद करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ।